क्वेश्चन क्या है आपका? भैया क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर है पिछली बार के जैसा ही, कि जैसे भी आपने बताया कि अगर थोड़ा भी अगर प्रकाश आता है तो हम उसको करना शुरू करें। जैसे कुछ भी बात समझ में आती है तो उस पे काम करना हम शुरू करें, बट फिर वही है कि थोड़ी देर वो चीज रह रही है, वो परसिस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है वो चीज। वो मतलब बोलते हैं ना कि वो थोड़ी देर के लिए तो जलती है, फिर वो बुझ जाती है। फिर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जैसे कि अगर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे माशरन की किताबें पढ़ रहे हैं या कोई टॉक सुन रहे हैं, तब तो मन लगता रहता है। और अचानक से कोई डाइवर्जन होता है, कोई कहीं कुछ और वीडियो देखने लग गए या कुछ कोई चीज में बिजी हो गए, तो फिर मन उधर जाते जाता है। फिर एक दो दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर तीसरे दिन चेत होता है। जब फिर कुछ ऐसा पढ़ते हैं, उस चीज के संपर्क में आता है, फिर तीसरे दिन चेत होता है। 2 दिन तो बर्बाद हो गए। तो अब वो जो 2 दिन बर्बाद हो गया, फिर चेत होता है, फिर उस दिन तक तो ठीक रहता है, फिर चौथे दिन फिर वही चीज शुरू हो जा रही है। तो ये कांस्टेंट नहीं है इस, क्योंकि ऐसे तो फिर समय बीतते जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, पर समय तो आपके पास, और उपाय भी क्या है? समय, लोग कहते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं है, पर समय के अलावा आपके पास वास्तव में है क्या? आप उसको किस तरीके से उसमें कंटेंट डालना चाहते हो, तो अब आपके ऊपर है। आप कह रहे हो मन नहीं लगता, तो आप तो उत्तर दे रहे हो उस चीज़ का कि अभी भी मन और हजार चीज़ों में है। तो अभी तो अभ्यास की प्रक्रिया चल रही है, और ये ही अभ्यास है। धीरे धीरे जब हम पढ़ रहे हैं, अब एटलीस्ट कम से कम आपके पास एक ऑप्शन है, या एक प्रकाश नज़र आता है कि यहाँ हमको गाइडेंस मिल रही है। श्री अरविंद के शब्द पढ़ने से आपको एक गाइडेंस मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन तो है। जिन लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है, कहीं दूसरी वाणी सुनने को ही नहीं मिल रही। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें माँ कह रही है कि जैसे ही रिलैक्सेशन की मन में आती है, तो लोग महामूर्खता के काम रिलैक्सेशन के, रिलैक्स होने के नाम पे और करते हैं। तो इसीलिए जो कल्टीवेशन की बात चल रही है कि धीरे धीरे, देखिए संगीत है, साहित्य है, कला है, आपको एक जो बेसिक क्रूडनेस है आपकी, एक मीन जो व्यक्ति है, जो काम कर गुजरता है, थोड़ा सा सुसंस्कृत व्यक्ति है, वो वैसे काम नहीं कर सकता। तो शिक्षा में कम से कम इतना तो आपको कर ही देना चाहिए कि आपके जो क्रूडर टेस्ट्स हैं उनको वो रिफाइन करती है। आप इनकेपेबल हो जाते हो कोई ऐसा कृत्य करने के लिए जो आपको आहत करता हो। जो चीज़ ब्यूटीफुल है, आपके एस्थेटिक्स को आहत करता हो, एथिक्स को आहत करता हो, कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसमें मेरा सर्वस्व लुट भी जाए, चला भी जाए, कोई चिंता नहीं है। एक पेट्रियोट है, वो अपने देश के लिए, उसको अगर फांसी के ऊपर भी चढ़ा दिया जाए तो उसको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। भी जैसे नेहरू जी का एक उदाहरण है उनकी बायोग्राफी के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो बैकग्राउंड था उसके अंदर कहा कि मैं पैसे कमा के और देश की सेवा के अंदर सारे को न्यौछावर कर दूं। एक तो मेरे पास है ये ऑप्शन। दूसरा कहेगा बहुत अच्छी बात है, देश सेवा सेवा के अंदर लगा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली अपने आप को इस मूवमेंट में झोंक दूं। उसका अर्थ ये होगा कि मेरा सारा जीवन है, हो सकता है कि जेल के अंदर चला जाए और मेरी मृत्यु भी जेल के अंदर हो। पर कहते हैं मैं अब कोई वर्ण तो इसी का ही करूंगा, उसका वर्ण नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को देश को न दूं और अपना पैसा वगैरह देश को देता रहूं। जनरली ये दुविधा के अंदर जीवन चला जाता है। तो ये कल्टीवेशन है, ये एक आंतरिक कल्टीवेशन है। अदरवाइज नाम हजार आप ले लो, आप अपने आप को झोंकते नहीं उसके अंदर। इसलिए आज चाहे वो कोई भी उनके बारे में आक्षेप करते हो कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जो उनका एक कमिटमेंट था देश के प्रति, देखिए मूल बात वही है जो आप रात को कोटेशन पूछ रहे थे कि हमको तन्मय उसके अंदर होना पड़ेगा। मूल बात तन्मयता की है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी फिडेलिटी, आपकी लॉयल्टी एकमात्र उसके प्रति हो, आपका रस जब उसमें आना शुरू हो जाए, ये ही कल्टीवेशन तो अपन कर ही रहे हैं इसका। धीरे धीरे जितनी देर ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, या जितनी देर हम इसके संपर्क में, संसर्ग में रहते हैं, ये हमको
ये हमारी लाइफ लाइन है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि श्री अरविंद को और माँ को पढ़ो, जो ये एस्पिरेशन रखते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये आपको इसके लिए प्रेस कर रहा हूँ कि भी पढ़ो, जिससे कि जगत का जो दायरा आपके लिए अभी है वो खुल जाएगा, वो पूरा एकदम चेंज हो जाएगा। ये जरूरी है। स्नेहा। हाँ भैया, तो मतलब हम जो कर रहे हैं ये कल्टीवेशन ही है, और ये मतलब एकदम से नहीं होगा। आप कह रहे हो कि वो पर उसके धीरे अंदर धीरे ही होगा। नहीं, पर ये है कि आप कितना भी प्लानिंग करो, जब तक आप उसमें छलांग नहीं लगाते, आप कितनी भी योजनाएं बनाते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, भाई मैं बैठ के पुस्तक पढ़ूं कि सांप को कैसे मारना चाहिए, और मैंने खूब पुस्तकें पढ़ भी ली, सामने से जब मेरे गुजरता हो वो उस टाइम लाठी मारने की मेरे हिम्मत आती नहीं, तो कितनी पुस्तक में पढ़ता रहो, क्या फायदा होगा ये बताइए। तो माँ के स्वरूप के लिए हम पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने आप को देने से डरते हूँ पूर्ण रूप से, और अपने एक सर्टेन दायरे से, एक फ्रेमवर्क से बाहर आने से डरते हूँ। तो ये तो प्रिपरेशन अपन कह सकते हैं, पर अभी भी और इतनी गंभीर चीज़ें हैं, इतनी भव्य चीज़ें हमारा इंतजार कर रही हैं, वो अब कैसे बताया जाए। भाई भोजन साइंटिस्ट भी करता है, पर सामान्य तत्वों को वो जिस दृष्टिकोण से देखता है, या मैटर को वो जिस तरीके से देखता है, काम तो सारे वो वैसे ही करता है जैसे कोई आम व्यक्ति करता है। भाई कोई उससे कहे कि आप कहते हो इतने सारे तत्व हैं, ये हैं, अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हो आप। पर एक साइंटिस्ट कहता आप क्या जानो कितनी सारी इसके पीछे चीजें हैं, जबकि वो भी भोजन करता है, सारी ही काम करता है, आपको कभी समझा थोड़ी सकता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। वैसे ही साइकोलॉजी में, आपकी इनर स्टेट्स में, आपके और पार्ट्स में इतने भव्य जगत हैं, इतनी इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, आपका सच्चा स्वरूप जिस तरीके का है, क्यों उसमें हम नहीं जा पाते और समय अपना खराब कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आती। बस यही है कि अभी तक जब तक आपका इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों के अंदर है, वो दूसरी नज़र नहीं आती। जब तक वो नज़र नहीं आती तब तक उसके आकर्षण नहीं होता। तो धीरे धीरे हम कोशिश करते रहें, तो और तो क्या कर सकते हैं। भाई ऐसे लोगों का संपर्क है, ऐसी वाणी है। कम से कम माँ और श्री अरविंद को पढ़ते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि ये हमको कहीं उठा के दूसरे जगत में ले गए। जितना ही हम उन जगतों में निवास करेंगे, हमारे लिए वो रियल बनने शुरू होंगे। हम उनको मैनिफेस्ट करेंगे अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने भाव से, सारों से। इसीलिए इनमें प्रवेश करना, क्योंकि आपके पूरे फ्रेमवर्क को ये अभी का जो छोटा फ्रेमवर्क उसको तोड़ देते हैं। आपको ऐसी झलकियां दिखाते हैं जगतों की, आपके खुद की रियलिटीज की, ट्रूथ्स की, तो तुरंत ही आपके जो दायरे हैं सोचने समझने के, वो टूट जाते हैं। एक बहुत विशाल नगर के अंदर जाके कोई छोटा सा, कोई जिसने बेचारे ने कभी कुछ देखा ही नहीं हो, कूपमंडू किसी को तो कहते हैं, उसके दायरे तुरंत उसको देखते ही टूट जाते हैं। तो जिन चीज़ों की माँ और श्री अरविंद बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, अभी हम उनको अपने दायरे पे उतार लाते हैं। हम सोचते हैं वो ही बातें कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं अपने टर्म्स पे। कई चीज़ें तो ऐसी है जो ट्रांसलेटेबल है ही नहीं। तो धीरे धीरे हम ओपन करेंगे तो वो चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश कर सकती हैं। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ये मतलब इनएविटेबल है ये कल्टीवेशन, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कीर्ति दीदी कोई बात है? नहीं, बस यही समझ रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप समझा रहे हो कल्टीवेशन में, आपने जो समझाया, इसके अलावा हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें वृद्धि आती है। जैसे अभी उसने, स्नेहा ने बोला ना, 2 दिन बाद फिर वही हो जाता है। पर पिछली बार अपन ने एक पॉइंट कवर किया था, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हताश नहीं होना है, तो डेफिनेटली हम कुछ कदम आगे आ चुके होते हैं। और उसको अपना, हम जैसे कहते हैं ना, बेटन पकड़ बना के आगे बढ़े, लाठी बना के उसको आगे बढ़े। अब उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। जैसे हम आपके साथ बैठ रहे हैं पिछले हफ्ते, ठीक है, मैं अपने को आंकलन करूं बैठ के, तो मैं वापस आ जाऊंगी ये बातें सत्संग में सुन के। फिर उसके बाद संकल्प, हमने एक क्लास में किया था जो मैं कर रही हूँ,
शुरू में अपने में डिसिप्लिन लाने के लिए हमें दृढ़वत होना ही पड़ेगा। प्लास्टिसिटी को अपना बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, नमनीयता को, अरे इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं। कुछ कुछ चीजों में जो मेरे को दृढ़ता से बदलाव लाना है, उसके लिए मुझे अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना ही होगा। उदाहरण हम यही दे सकते हैं कि आपने हमें कहा है पढ़िए और समरी लिखिए। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो कोई भी जस्टिफिकेशन, चाहे मैं खुद नहीं कर पाई हूँ, वो उसके लिए वाजिब नहीं है तो नहीं है। तो ये जो अभी जो उसने पूछा स्नेहा ने, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, दृढ़ता वगैरह। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। दूसरे, देखिए कोई भी एक चीज आपको समझ में आई, वो वास्तव में एक दूरी तक तो आपको लेके जा सकती है, उस समय के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, पर उसी को एकमात्र आप लेके चल बैठो, भाई एक ही लाइन लेके आप चल बैठो, उस पर सीधे चलते रहो, और आपका जो पूरा होल है वो इतना समग्र है, वो तो गोल है पूरा का पूरा। एक लाइन तो टेंजेंट का तो भले ही काम कर सकती है, एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी, उससे आगे टच नहीं करेगी। तो एक कोई भी चीज है वो उस समय विशेष के लिए तो आपके लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, इनफैक्ट वो ही करने लायक हो, पर एक बार आपको वो चीज हुई, हमेशा ही उसको पकड़ के बैठ गए, वो नहीं हो सकता। अब कैसे पता चले कौन सी को पकड़ा जाए, कौन सी को छोड़ा जाए? तो अब आप माँ के प्रति आपका जो डिवोशन है, माँ के प्रति जो आपका जो रेवलेशन उसने रिवील आपको किया है, उसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। वो तो जीवन भर और कुछ न कुछ और ज्यादा प्रखर होता जाएगा। आपका जो कमिटमेंट है माँ के प्रति, वो किसी भी कीमत के ऊपर, किसी भी कारण के ऊपर अगर आपको कितना भी कन्विंस कर दिया जाए, तो आप ये कहते हो भाई ये मेरे तो समझ में नहीं आती। हाँ, उसका जो फॉर्मेशन है आपके माइंड में और इंस्ट्रूमेंटेलिटी के अंदर, वो और ज्यादा क्लियर होता जाता है। जीवन में कैसी कैसी ऐसी चीजें आती है आपके सामने, क्योंकि जितना आप आगे चलते हैं ऐसी चीजें सामने आती है जो पुरानी कोई जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो रही हो, इनफैक्ट रिपीट होती ही नहीं है, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो, आसपास की सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, आपकी चेतना चेंज हो चुकी है। तो इनफैक्ट सेम शब्द भी, वो ही शब्द भी आ रहे हैं, इनफैक्ट रिकॉर्डेड कोई गाना भी बज रहा है तो आपकी चेतना को तो वो कुछ अलग ही महसूस होएगा। तो इसलिए ये एक अच्छा भी है कि आप एक कोई भी छोटा सॉल्यूशन बना के बैठ जाते हो, वो एक समय के लिए तो फिर भी उस समय के लिए कारगर हो सकता है, पर अगर वही कारगर हो जाता तो आप बहुत छोटा कैरिकेचर लेके बैठ जाते ट्रूथ का। तो बढ़िया चीज है कि वो कभी भी प्रभावी नहीं होता, और आपको ये मजबूर करता है कि आपका बीइंग और ज़्यादा बड़ा, उसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने कोई एक चीज़ समझी, उसी से आप समझ के हमेशा चल पड़े, ये नहीं हो सकता। भाई जैसे रास्ता है, दिल्ली जाना है ये आपका तय है, वो गोल के अंदर कोई आप वेवर नहीं कर रहे हो, पर जो सड़कें आपको लेनी है, अगर कहीं आपको पता चल रहा है कि साहब यहाँ गड्ढा खुदा है, या इधर जो है ट्रैफिक जो है जैम हो रहा है, कहीं और इश्यूज आ रहे हैं, इस के ऊपर तो रोड ब्लॉक कर रखी है, तो आप डाइवर्ट करते ही हैं, वो प्रैक्टिकल इशू है उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप डाइवर्ट कर गए अपने गोल से, गोल आपका फिक्स है, पर आप गोल पे जाते हो तो पूछते हो रास्ते के ऊपर भी, लेफ्ट लें राइट लें किधर चलें, जब आपको पूरा पता नहीं होता बार बार आप पूछते हैं। वो सारी चीजें मार्क की है, पर आप अपना गोल थोड़ी चेंज करते हैं। वैसे ये सारी चीजें आ तो माँ के दायरे में रही हैं, तो जो आपको रिवील हो चुका अंदर से, अब आप खुद भी नहीं जानते कि वो कौन सी चीज है, क्योंकि वो अपना रूप तो कई धारण कर सकती है। आपने कोई ऐसी चीज सुनी, वो मूव आपको किया, भाई आपके फ्रेमवर्क में वो चीज मूव करी क्योंकि आपका फ्रेमवर्क ऐसा था, किसी दूसरे का फ्रेमवर्क ऐसा है, उसको वो चीज मूव कर जाएगी। अब कोई ये व्यक्ति कहता है कि उसके कोई नियर एंड डियर है, वो जब उसकी मृत्यु हो गई तो एकदम से वो भगवान की तरफ टर्न कर गया, पर कितने जने भी सबके नियर एंड डियर हैं, उनकी मृत्यु तो होती है, पर क्या टर्न करते हैं लोग? या जिन जिन बहानों से, वो बहाने कौन से हो सकते हैं? कोई पुस्तक है, कोई शब्द है, कोई गुरु का सानिध्य है, पर वो सानिध्य में आके, मतलब वो सारे बाहर वाली चीजें किसी दूसरे के साथ भी घटित हों तो भी वो उन्हीं चीजों से मूव हो, ये नहीं हो रहा। इसलिए एक ये तो अंदर की आपके फ्रेमवर्क की चीज है, तो आप खुद भी ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज है जो डिसाइसिव टर्न लेके आई। हो सकता है आप कोई व्यक्ति से मिले, उसकी कोई बात आपको अपील करी, जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली आश्रम में या कहाँ उनसे मिली,
तो उस बात ने आपको इतना अपील किया और आप टर्निंग हो गई आपकी। पर कितने लोग हैं जो वहां जा रहे हैं, उनको वो चीज अपीलिंग नहीं लग रही, उनके लिए कोई दूसरी अपीलिंग लगती होगी। तो वो बहाने बाहर के जितने भी हैं वो ऐसी चीजें हैं जिसने वैसा रूप धारण कर लिया आपके लिए, पर अपने आप में जो चीज है वो किसी भी भाषा से परे है। वो आप खुद भी ये चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको शब्दों में ढाल पाएं कि मेरा माँ के प्रति कमिटमेंट क्यों है, क्यों चाहती हूं मैं, कितनी भी कमियां हैं, कुछ भी है, पर आपको कोई ये कन्विंस थोड़ी कर सकता है कि माँ श्री अरविंद के अलावा और कुछ भी करें। अरे भी आपको कहे जीवन भर नहीं मिलेंगे आपको, तो भी कहते भी और नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पर और कुछ तो नहीं कर सकते, या मेरा जीवन और कोई दूसरी चीज में तो नहीं जा सकता। अगर ये निश्चित भी हो जाए कि आपको फेलियर ही मिलना है, तो भी कोई चीज आपको आपके अंदर है, वो है मेन चीज जो उसको पकड़े हुए। बाहरी चीजें तो आप कल्ट पर पकड़े हुए का मतलब हम तामसिकता में चले जाएं, वो भी नहीं है। तो क्यों ना हम उसका साक्षात्कार करें, क्यों ना जो चीज जिसको हम पोषित कर रहे हैं अपने अंदर, जो चीज इतनी सुंदर है, जो इतनी भव्य है, जिसका हमको फोरटेस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में मिलता है, तो क्यों ना वो जीवन का अंग बन जाए। जब ये संभावना है कि जीवन को कल्टीवेट किया जा सकता है, हम माँ के पास और नजदीकी से, इंटीमेसी से जा सकते हैं, उनकी शक्ति के माध्यम बन के उनके प्रवाह बन सकते हैं, तो वाई नॉट। वही जीवन को इम्पोवरिश रखने से क्या फायदा। बस इतनी बात है कीर्ति दीदी। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक और जैसे लाइन है माँ की कि श्री अरविंद की, व्हेन यू हैव चोजन द डिवाइन हैज चोजन यू। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमें, जब हमारे वीकर मोमेंट्स हों, जब ऐसा हो रहे हम तो फिर वापस उसी में आ गए, अब उसने चुना है, हमारी तरफ से हमारी जो एस्पिरेशन है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, ये जो वर्ड आपने कल्टीवेशन यूज करा है, इससे मुझे क्या ध्यान आता है, जब हम खेती करते हैं, हम जब पौधा लगाते हैं, कितना ध्यान से हमें उसे कल्टीवेट करना पड़ता है, कहीं उसमें ज्यादा पानी ना पड़ जाए, कहीं उसमें ज्यादा खाद ना पड़ जाए, या इस चीज की कमी ना हो जाए, उसमें बाढ़ लगाते हैं, ये करते। इसी प्रकार जो आप कह रहे हैं कि एक आइडिया हमारे को एक गोल पता चल गया, पथ कोई भी हो सकता है, पथ हम बदल सकते हैं, गोल थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो उसको हमें कल्टीवेट करने का मतलब है नर्चर करना है। उदाहरण यही है कि जैसे एक पौधा किया जाता है, जिसको जरा भी एक्सपीरियंस है। तो ये एक सिमिली, और ये इस विश्वास के साथ कि डिवाइन हैज चोजन अस, ही विल टेक केयर ऑफ अस, मगर तमस में नहीं जाना, ये सोच के, है ना। आप विश्वास का रूप ले सकता है वो विश्वास भी अपने आप के अंदर। देखिए, वो ही घटनाएं किसी और के साथ घटित होती हैं, जीवन भर विश्वास नहीं आता। आपके साथ वो घटनाएं घटे तो विश्वास आए, ये हो सकता है, पर न घटे तो भी विश्वास आ जाए, तो भी क्या दिक्कत है। माँ का रूप किसी ने फिजिकली न देखा हो तो भी अपना जीवन उसके लिए आहूत, मतलब उसको एक ऑब्वियस सी चीज लगती है, कोई समझाने की जरूरत थोड़ी है। आपको अपना जीवन किसी ऐसे कॉज के लिए दे देना चाहिए। ये इसी जगत में रह के देखिए, सबके एस्पिरेशंस अलग तरीके के हैं। किसी को ये ऑब्वियस लगता है कि ये अपने को तो संसार में ऐसा करना चाहिए, पर उसी संसार में रह के उसको दूसरे को ये ऑब्वियस लगता है कि इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आकर्षित करती हो। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे कृष्ण प्रेम ने म्यूजियम के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी, उस मूर्ति के चेहरे के ऊपर उनकी आंखों में जो उन्होंने भाव देखा, देखते उनको इतना डीप उससे एक मूवमेंट आया अंदर से। वो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध क्या रहे होंगे, या उस व्यक्ति ने क्या अपने ध्यान के अंदर देखा होगा, ये भी मैं नहीं जानता, पर जो स्टेट इस चीज में आई है वो तो रियल है, और ये ही वरेण्य है, जीवन में करने लायक है। अब कितने जने वहां जा रहे हैं, पर कितने जने मूव होते होंगे ये बताइए। और मूव होते भी ये तो क्षणिक होते हैं। उनके इतना डीप वो चीज थी एक मूर्ति मात्र से, जिसको हम मूर्ति कहते हैं। कहाँ वो इंग्लिश मैन यहाँ आके सारा उन्होंने ओरिजिनल पाली के अंदर लिटरेचर पढ़ा भगवान बुद्ध का, और तो भी कह रहे उस एक झलक मात्र से मेरे अंदर जो चीज अवेकन हुई, वो सारा लिटरेचर ओरिजिनल पढ़ के भी पूरी भाषा सीखी। आप सोचिए कि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और वो भाषा वो भी ऐसी
उसको सीख के आप पूरा उनका लिटरेचर पढ़ रहे हैं उस एक भाव से मूव होके, तो आपका जो विश्वास है, आपका जो भी चीजें हैं, ये भी कोई एक ऐसी डीप चीज है। देखिए हम क्योंकि जिस तरीके से सचेतन होना जानते हैं मन में प्राण में, हमको ये शब्द लेने पड़ते हैं, विश्वास है, भाव है, पर अब इससे आगे हम जा नहीं पा रहे। उनको उन आंखों में जो चीज नजर आई, पूरा जीवन वो उन्होंने उस एक, क्योंकि वो एक कोई ऐस खाली एक कोई चीज थोड़ी थी, कोई आंखें थोड़ी थी, एक कोंद मात्र के अंदर कोई ऐसी चीज उसमें थी जिसने एक रियलिटी को उनको साक्षात्कार करवा दिया। तो वो एक ऐसी चीज है जो डिफाइन करना चाहिए, मतलब सारी वाणी कोशिश तो उसी की कर रही है, पकड़ नहीं पाती, पर जितना ही हम कोशिश करते हैं उतना कल्टीवेशन तो हो ही रहा है। भी सारा साहित्य कोशिश यही कर रहा है उस रियलिटी को पकड़ने की, पर सारे के सारे वेद और उपनिषद है वो भी कह रहे भी पकड़ में तो नहीं आ रहा। पर पकड़ में नहीं आ रहा बोल के फिर भी क्या आज प्रयास बंद हो गया? नहीं, तो ये इसकी ब्यूटी है। इनफैक्ट ये हताश होने की नहीं, ये तो ब्यूटी है कि आपके लिए खुला आकाश है, कितनी आप उसके अंदर उड़ान भर सकते हैं, भरिए। चलो इसमें और कोई बात है विनीता पिछली बार से संबंधित? अदरवाइज तो नेक्स्ट के ऊपर चल सकते भैया हैं। एक क्वेश्चन है। जी। अब भैया जैसे आप माँ या शर्विन ने कहा है ना कि जब तक तुम इस पथ पे तब तक मत चलो जब तक तुमको लगता है कि तुम इसके बगैर जी ही नहीं सकते हो। मतलब हम सोच समझ के या हमने कोई चीज अनुभव किया है तब हम वो ये प्लंज ले सकते हैं। लेकिन जब पिछली क्लास में आपने जगाई मधाई की जो एग्जाम्पल दे के समझाया था, और उनके जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब भक्त हुए हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं हो गई कि एक तो हम सोच समझ के इस पथ पे आ रहे हैं और सोच एक समझ है के कि नहीं आता, सोच के कौन आता है? मतलब कि कोई चीज सोच इन द सेंस कि कोई चीज हमने अनुभव किया और फिर हमको लगा कि नहीं ये करने लायक चीज है, तब हमने डिसीजन लिया कि हाँ चाहे अब जो भी हो, अच्छा हो खराब हो, अपने को तो अब यही करना है। देखिए सोच के आप बुद्धि से तो ये करें ये करें, आप हमेशा ही बीच के अंदर अधर में रहते हैं, क्योंकि बुद्धि के पास पावर नहीं है आपको देने के लिए। जब आप मूव्ड होते हैं कोई चीज से, तभी आप उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। अभी तो आपको मूव कौन करते हैं? आपके पैशंस हैं। बुद्धि बेचारी काम करे उससे पहले तो वो कर गुजरता है। खाने में, पीने में, व्यवहार में क्रोध आ जाता है, बोल उठते हो, आपकी बुद्धि बीच के अंदर रोकती कहाँ है? पर अगर ये न हो उद्वेग, बुद्धि से आप अभी परिवार के अंदर सपोज वहां सोचें कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ये मूवमेंट ही बिल्कुल अलग तरीके का है। ये तो बिल्कुल इंपरेटिव मूवमेंट है, वो आप रोक सकते ही नहीं उसको, आप इसको रोक नहीं सकते। वो मूवमेंट दिखने के बाद में, इसीलिए तो कृष्ण प्रेम कहते हैं ये कैप और गाउन की वॉक नहीं है। जो वेदांती को वो बोल रहे थे कि आप कह रहे हो आपको ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, कह रहा भैया तेरी बात तो बहुत अच्छी है, मैं भी ये चाहता हूं कि मैं एकदम सेनली बैठूं अपने स्थान पे, मैं भी ध्यान वगैरह करूं। पर जब कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे देती है, मेरा सब गड़बड़ा जाता है और मैं मदमत्त हो उठता हूं। तो अब जिसको सुन जाए, अब बताओ बेचारा कैसे रुके? ये मीरा जी की भी वो एक कहानी थी। वो एक बार काफी लोग आ रहे थे दरबार के अंदर, कोई मीटिंग टाइप की होगी, जो और राजा वगैरह है वो भी आ रहे थे। तो उनके जो पति थे उन्होंने कहा कि भी आप हमेशा जो आप करते हो वो तो करो, पर उस दिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समय दौरान के लिए आप बिल्कुल एक रानी की जैसे सज के और सिंहासन के ऊपर मेरे साथ आप बैठ सकती हैं। तो उन्होंने भी कोई ऐसे थोड़ी थी कि उनको उनसे कोई उनका कोई बैर भाव था, उनका जरूर मैं ऐसा आपका जरूर करूंगी। अब वो पूरी सज धज के राज्यसभा के अंदर आई, बीच के अंदर ही बांसुरी सुनाई देती, वो तो भाग पड़ी वहां से। कोई भी सारे एटिकेट्स हैं आपके, जितनी भी जो मान मर्यादा है सारी जितनी भी है, उनको यही नहीं पता कि वो कैसे भाग रही हैं इस टाइम, वो कैसी दिख रही होंगी, डिसेंसी की उसमें स्टैंडर्ड्स वो रख रही है नहीं रख रही है, मॉडेस्टी है क्या है, कुछ उनको पता नहीं उस समय। तो ये स्टेट बिल्कुल अलग है, वो जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल अलग है, वो माँ से प्रेम में है। और इनफैक्ट
जब धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि करने लायक तो काम यही है, अब समझ, क्योंकि आपका फ्रेमवर्क इस तरीके का है, तो अंदर से उसको ये बताना पड़ता है कि भी ये समझदारी है। बाकी तो क्या जरूरी है उसको समझदारी लगे, किसी को ऑब्वियस ही लगती हो वो चीज, तो उसको उस तरीके से वो चीज आत्मा को समझाने की जरूरत थोड़ी है। आत्मा उसको आके उसके सारे कारण समझाए, उसमें विश्वास जगाए, कोई जरूरी नहीं है। भी जगाई मदाई को विश्वास जगाए, ऐसी क्या आफत है? उनका विचारों का फ्रेमवर्क ही नहीं है इस तरीके का कि उनको विश्वास दिलाए, कोई मेंटली उसके थ्रू गुजरे कोई चीज। हमारा फ्रेमवर्क अलग तरीके का है, इसलिए जब तक उन तरीकों से वो चीज नहीं आती तो वो अकोमोडेट करती है, जिस भी तरीके से पुकार आए, 1000 तरीके से आ सकती है। स्नेहा। हाँ भैया, ठीक। आगे चलें। पंकज, इसमें ये भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि गीता में बाद में श्री कृष्ण उसको कहते हैं ना अर्जुन को, देख तू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मैं तुझे कह रहा हूं तू ना करे, अभी के लिए भाग जाए, पर तेरा स्वभाव ही ऐसा है कि तेरे को युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, अंत में तू खुद ही उस पे वापस आएगा। तो अगर हमारा स्वभाव है कि हम डिवाइन की तरफ खुले हुए हैं, हमारे स्वधर्म नहीं, वो स्वभाव दूसरा है। वो जो जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाद में तू देखेगा कि चैंपियंस ऑफ अनराइचियसनेस है, उनकी जीत हो रही है, तब तू वापस मुड़ के युद्ध की तरफ आएगा, पर उसमें कोई स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं है, तो अभी तू युद्ध के अंदर प्रवृत्त हो। तो वो जो बात कह रहे हैं वो स्वभाव, उसका वो जो डीपर स्वभाव है, उसकी जो आपका बाहरी स्वभाव है, उससे जो आपका मूल स्वभाव है, जो अपन जो बात कर रहे थे, आपका 4 जो देवियां हैं, जो अधिष्ठात्री हैं आपके, जो जिसके प्रभाव से आपके अंदर वो स्वभाव बनता है, तो ब्राह्मण का स्वभाव है, ऑटोमेटिकली उसको रस ही उस चीज में आएगा। अब रस मतलब आपका स्वभाव, आप कहते हो मेरा इस तरीके का, वो स्वभाव नहीं। वो स्वभाव तो अभी कल्टीवेट ही कौन कर रहा है? आज की जिस तरीके की शिक्षा दीक्षा है, अब तो कोई, देखिए स्वभाव खाली आर्य लोगों में होते हैं, मलेच्छ में नहीं होते, ये एक समझने की बात है। आर्य मतलब जो हमेशा सेल्फ एक्सीडिंग की ओर जाता है, मलेच्छ जो है वो अपने लोअर सेल्फ के अंदर पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई वर्ण नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह जो है, जिसकी वास्तव में हमारे गीता के अंदर या और के अंदर बात है, वो इनके अंदर नहीं होते, मलेच्छ के अंदर। अभी तो सारे मलेच्छ हैं। अभी आपको वर्ण जो आर्य जाति जो है, तो आर्य के अंदर शूद्र भी कोई लो कास्ट वाले की बात नहीं है, ये तो बाद की बात हो गई। इसीलिए तो एक जो प्रचलित जो आपका यह है कि जन्म ना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज हुआ है, ब्राह्मण नहीं हुआ। द्विज मतलब जो सेकंड बर्थ उसका आत्मा में हो गया, अब ब्राह्मण ही कह देते उसको। इसलिए सारे ही जो हैं, भाई आप सेवा करके क्या भगवान के पास नहीं पहुंच सकते? तो शूद्र क्या भगवान के पास नहीं पहुंच सकता अगर वो लो है तो? क्षत्रिय अपना काम करके उसके पास पहुंच सकता है, पर क्षत्रिय की आप ड्यूटीज तो देखिए। ब्राह्मण के बारे में गीता जो कह रही है, वो तो कोई प्रोफेशन थोड़ी कह रही है, वो तो जो क्वालिटेटिव बात कह रही है गीता। बाद के अंदर जो स्वभाव और स्वधर्म की बात कर रही है लास्ट में गीता, उसमें आप ये वर्णन देखिए श्री अरविंद ने जो किया है, वो कोई भी प्रोफेशन नहीं है कि ब्राह्मण के ये काम है, क्षत्रिय के ये काम, वो तो क्वालिटेटिव चीज है। अब क्षमा कोई प्रोफेशन थोड़ी हो सकता है, दानवीरता कोई प्रोफेशन थोड़ी हो सकता है, ये तो क्वालिटी है। तो उन चारों वर्णों का जब वो स्वभाव कि वास्तव में स्वभाव क्या है, और उस स्वभाव को फॉलो करना आपका स्वधर्म है, आप उस धर्म के हिसाब से चलते हो तो वो आपका राइट है। तो ये पहले सबको समझ में आता था। अब उसको राम जी उसके पास गए, वो कहता जी मेरा तो धर्म इस तरीके का है कि मेरा जब तक दमन नहीं किया जाए तब तक मैं यील्ड नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको मार्ग नहीं दूंगा इसके अंदर से जाने का। तो इस तरीके के कितने कितने उदाहरण हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपका धर्म है जी, मेरा धर्म आपने इस तरीके स्वभाव बनाया इस तरीके का आपने, तो मैं अपने स्वभाव के हिसाब से चल रहा हूं, ये मेरा स्वधर्म है, या उसको प्राप्त करना मेरा स्वधर्म है। धर्म मतलब कि राइट कंडक्ट आपका, आपको इस समय कहाँ होना चाहिए क्लास में, तो उसके लिए जो जो आप एफर्ट कर रहे हो वो आपका स्वधर्म है।
पर अगर उसके अलावा कोई चीज कर रहे हो वो परधर्म है। आप माँ का वर्ण करते हो और उसके अलावा दूसरी चीजें करते हो, वो स्वधर्म नहीं है, वो परधर्म है। इसीलिए गीता कह रही है परधर्म पर भयावह। परधर्म जो है, चाहे कितना भी सुंदर हो, किसी दूसरे के लिए बहुत श्रेष्ठ हो, ध्यान करना और करना, पर आपके लिए अगर नहीं है तो आपके लिए तो परधर्म है वो। तो ये बहुत डीपर इशू है, इतना सरफेस के ऊपर नहीं है। कीर्ति दीदी। हाँ जी, ठीक है, समझ गई डिफरेंस होपफुली। हाँ ठीक है। भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इससे ही रिलेटेड है। आपने पिछले क्लास में 2-3 चीजें कही कि हम एकाएक किसी चीज पे छलांग नहीं लगा सकते, और दूसरी चीज हमें कल्टीवेट होना है, तो और दूसरी चीज तभी अंदर से वो चीज तभी आएगा जब हमारी अंतरात्मा पूरी तरीके से विकसित होगी, तभी हम उस तरफ छलांग लगा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमको क्या इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो अंतरात्मा विकसित हो? फिर पर्सनल एफर्ट का क्या यूज है यहाँ पे, अगर हम यह जान जाते हैं कि ये राइट तरीका है करने का? और एक व्यक्ति जो पर्सनल एफर्ट से ईगो को ही बिल्डअप कर लेता है, आखिर जा तो उसी रास्ते पे रहा है। तो कल्टीवेशन के लिए हमें चेतना का, जैसे आपने एक बार चेतना जब टॉपिक चल रहा था उसमें भी बताया था कि कॉन्शियसनेस अपना एक एट्रीब्यूट लेके आती है यहाँ पे, और वही चीज फिर वो मतलब करती है, फुलफिल करती है। तो क्या उस चीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आ भी गई तो हम उसके लिए स्पॉन्टेनियसली चलते रहेंगे? ये थोड़ा क्लियर करना था भैया। इसमें आप पूछ रहे हो कि पर्सनल एफर्ट का क्या स्थान है। पर्सनल एफर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पर्सनल एफर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हम अभी पर्सनल एफर्ट ही तो कर रहे हैं इसके अंदर। जब आपको कोई चीज़ मूव करती है, देखिए शुरू में आपके जो कर्म हैं, अगर गीता के ही कॉन्टेक्स्ट में लें तो पहले आपके कर्म आपका मार्ग हैं अपने गोल तक ले जाने के लिए। जब एक सर्टेन आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो, तब आपके कर्म हैं उस भाव को, उस स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए हैं। जैसे शुरू में अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आपको फिगर्स बनाना सिखाया जा रहा है, पेंसिल पकड़ना या जो भी उसकी टेक्निक्स हैं, तो आपके तुरंत के अंदर जो जो आप काम कर रहे हो उस कला को सीखने की दिशा में कर रहे हो। जब आप उसके अंदर एक स्तर के अंदर, क्योंकि यूं तो अनंत है, पर फिर भी संगीत में, कला में, किसी में भी जब आप एक स्तर के ऊपर पारंगत हो जाते हो, जब आप फ्रीली अपनी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपका जो वो पारंगतता है, आपकी जो कला है, आपकी विद्या है या आपके कर्म हैं, अब सीखने की दिशा नहीं, अब उसको एक्सप्रेस करने की दिशा के अंदर है। तो आप कह रहे हो पर्सनल एफर्ट, जब तक वहां आपको गोल नजर आ गया तो पर्सनल एफर्ट तो फिर भी उसके अंदर है, क्योंकि और पार्ट्स तक उस चीज ने अपने आप को एक्सटेंड किया नहीं। उन भागों को आनंद कैसे मिले, आपके जो डायनामिक पार्ट्स हैं उन वो उस आनंद में पार्टेक कैसे करें, कैसे शेयर करें। आपको जब किसी से गहरे रूप से प्यार होता है, प्रेम होता है, ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन में आ जाता है वो। आप कर्म में कोई काम करो ये जरूरी नहीं है, और बहुत कोई सुंदर आपने चीज कोई इवन इमेजिन करी, कर्म में एक्सप्रेशन में कैसे आएगी, आपके हाव भाव चेंज हो जाएंगे। आप ध्यानस्थ बहुत गहरी अवस्था में हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, सपोज आप जेल के अंदर बैठे हैं, अब उसमें क्या कर्म करेंगे। पर वहां अगर आपको सपोज श्री अरविंद की स्थिति है, शुरू में वो गए जेल का, उनका वर्णन देखिए आप, पर जो बिल्कुल ट्रैंक्विल स्थिति के अंदर हैं, जब वो साक्षात्कार उनके अंदर है, तो उसका रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पे, उनकी आंख में, उनके चारों तरफ के ओरा के अंदर, सारे के अंदर प्रभावित तो हो ही रहा है। तो सारी चीज जब इस जगत में हमको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, तो तुरंत में हमारे जो कर्म हैं वो हमको अग्रसर कर रहे हैं हमारे गोल की तरफ। जब एक बार हम उसमें रच बस जाएंगे, एक स्तर के ऊपर हम उसके अंदर सिद्ध हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन होंगे उस चीज का। तो दोनों ही काम हैं। अभी कर्म आपका मार्ग है और बाद में कर्म आपका मार्ग भी रहेगा,
पर एक्सप्रेसिव साइड के अंदर आ जाएगा, आप एक्सप्रेशन करेंगे उसका। आप संगीत सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हुए नई नई चीजें आपका विस्तार खुलता जाता है। पर ये थोड़ी कि शुरू में कोई स्वरों को ही साधने की जो काम प्रक्रिया होती है वो बाद तक वही करते हो, बाद में आप और इतनी चीजें खुल जाती हैं कि ये वाली चीज तो गौण रह जाती हैं। जो आपने ABCD सीखी थी, आज कोई ध्यान थोड़ी लगाते उसके ऊपर, या जो जो चीजें सीखी थी अब तो आप उसको अपने पूरे काम में ले रहे हैं। तो वैसे ही इसके अंदर है, पर्सनल एफर्ट तो अपन कर ही रहे हैं। आप 1 सेकंड अपने आप को ढीला छोड़िए और वही उतनी ही देर अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए, आपका मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तुरंत आपको नजर आ जाएगा कि आपने 1 घंटे अपने आप को फोकस किया या 1 घंटे अपने आप को अलग यूं बिखेर के रखा, देखो दोनों में कितना अंतर है। तो सहज रूप से जब आप उस स्थिति में होते हो कि आप डिग नहीं सकते वहां से, कि आपको माँ ने इतना कंज्यूम कर लिया है या आप जिस गोल में हो, तब आपको उसकी देखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, संगीतकार को ये इस चिंता की जरूरत नहीं है कि मेरा स्वर सही जाएगा या नहीं जाएगा। जो अपने विषय में पारंगत होता है उसको इस बारे में डाउट की जरूरत नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। और खाली उतना ही थोड़ी है भाई, जिसका पांव टूटा हुआ है वो तो ये ध्यान से चलता है कि मैं लड़खड़ा के नहीं चलूं, ये नहीं चलूं, वो नहीं चलूं। पर जिसके वो इश्यू नहीं है, दोनों पांव बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, अब उसके तो इश्यू चेंज हो गए कि मैं अब किस तरीके से नृत्य के अंदर भी जा सकता हूं, या मैं दौड़ भाग भी कर सकता हूं, या मैं हिमालय के ऊपर भी चढ़ सकता हूं। तो आपके सामने तो इश्यूज बहुत अलग तरीके के हो जाते हैं। वैसे ही अरे भाई, साइंटिस्ट सारे काम करता है तो भी उसका जो जगत है वो उतना ही थोड़ी है। कितना विशाल जगत है, कितनी एनर्जीज को, भौतिक स्तर के ऊपर भी एनर्जीज हैं, मटेरियल्स है, मेटल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, कितने तरीके से वो उसको देख सकता है, काम में लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो आइसक्रीम का टेस्ट नहीं लेता होगा या भोजन का टेस्ट नहीं लेता होगा, परिवार के अंदर सुख नहीं लेता होगा, पर उसके जीवन में फर्क आता है। वैसे ही जब मां से प्रेम होगा, आप कर्म किए बिना रह कैसे सकोगे ये नहीं समझ आएगा। आप 1 सेकंड भी अपने आप को ढीला कैसे रखेंगे, ये मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। आपका कोई प्रेमी जन, उसके अगर थोड़ी सी तकलीफ हो तो आपका एक्शन तुरंत, अगर वास्तव में आप कंसर्न हो और आपको पता है कि उसके तकलीफ है, तो कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो आपकी क्या करना चाहिए। कर्म मतलब हाथ से करो, यही जरूरी नहीं है कोई अलग बैठा है। कोई व्यक्ति सपोज यहाँ दूर बैठा है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, आपको पता चला उसके साथ ये हुआ, तो कर्म मतलब आपके भाव तो उठेगा कि वो ठीक हो जाए। तो अपने आप में ये भी कर्म है। आपका हाथ से किया हुआ कर्म ही कर्म नहीं है, आपका भाव है, विचार है, पैशन से कुछ भी है, ये सब कर्म है। टोटल ये कर्म की संज्ञा के अंदर आते हैं, कर्म के दायरे में है। तो इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अर्जुन को वो कह रहे हैं कर्म किए बिना तुम रह ही नहीं सकते। तो जनरली जो कर्म से विरत होने की बातें करते हैं लोग, वो हो ही नहीं सकते। आप कोई पत्थर थोड़ी हो, इनफैक्ट पत्थर भी अपना काम करता है। पत्थर को आप अगर फेंको ऊपर से, किसी के सिर पे फेंको तो काम नहीं करेगा, चाहे पत्थर को पता हो या नहीं हो। या जहां रखा है आपने कुएं में डाला, आवाज करेगा नहीं करेगा। या जिस साइड में रखा है उस अपनी शेडो भी कास्ट करेगा, जिधर की हवा है उसको रोकेगा भी। तो ये सारे काम पत्थर भी करेगा। आप कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। तो कर्म के बारे में हमने जो सोच रखा है वो थोड़ी सी एक डेफिनेशन अलग है उस चीज की। तो अभी जो कर्म है आपका मार्ग है, आपको मार्ग की, उसके गोल की तरफ ले जाते हैं, और बाद में आप एक्सप्रेस करते हो उनके द्वारा, कर्मों के द्वारा। आप हर एक भाव भंगिमा के द्वारा अपना जो प्रेम है, अपना जो कमिटमेंट है माँ के प्रति, वो एक्सप्रेस करते हो। शांति से बैठ के भी वो कर सकते हो, और गहन कोई बिल्कुल ऐसा कर्म चल रहा है घोर, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो। इसीलिए भगवान वहां रण क्षेत्र में होके भी वो कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो तो कहाँ अपनी स्थिति के अंदर है। और कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल निश्चल बैठा है समाधि के अंदर या शांति से बैठा है, तो भी घोर कर्म में लिप्त हो सकता है। यह बिल्कुल अलग बात है। और घोर एकदम आप उसके अंदर कुरुक्षेत्र में होके भी कर्म में बिल्कुल कोई कर्म नहीं है आपके, क्योंकि आप कर्म तो उसके ऊपर है कि आप कुछ कर रहे हो। आप कुछ कर ही नहीं रहे, पैसिवली माँ की चीज आपके थ्रू फ्लो हो रही है, आप क्या कर रहे हो उसमें। पर वो तो स्थिति बहुत अलग है, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ जी विनीता।
हाँ भैया ठीक, समझ में आ। इसमें अब चलें ट्रू फ्रीडम, पेज 38। कीर्ति दी, आप करेंगे इसको? एक मिनट पंकज, वो थोड़ा सा टाइम, वो मेरे को इस बार वो टाइम नहीं मिला वो करने का ना, प्रिंट ठीक है, आउट। स्नेहा से शुरू करवाते हैं, अगला आप कर लेना पैराग्राफ। हाँ जी हाँ जी। स्नेहा। भैया भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे को कई देर से। एक बार 1 मिनट रुकेंगे क्या? आप बीच में थे इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया था। एक बार मैं कनेक्ट करके फिर से जोड़ रही हूँ। हाँ भैया आप दिख रहे हैं। True freedom. Most people confuse liberty with license. बहुत लोग जो है वो अपनी लिबर्टी को, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसकी आजादी को वो मतलब एज ए लाइसेंस कि उनको अब कुछ भी करने का अधिकार है। मतलब अपनी स्वतंत्रता को वो ऐसा सोचते हैं कि अब उनको लाइसेंस मिल गया, वो जैसे चाहें वैसे कुछ भी कर सकते हैं। For the ordinary mind, to be free is to have the chance of committing every stupidity that one likes. और जो एक सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो उनको वो मतलब वो फ्री होते हैं कि वो कोई भी मूर्खता कर सकते हैं। उनको आजादी का मतलब ये समझ में आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कैसी भी मूर्खता हो आप करने के लिए आजाद हो। That one likes without anybody intervening, बिना किसी के उसमें रुकावट के आप कोई भी जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, आप वो हर मूर्खता आप कर सकते हो। I say one must be absolutely free, but it is a very dangerous advice unless one understands the meaning of the words. मैं बोल रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि सबको बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, परंतु मैं यह मतलब इट इज अ वेरी डेंजरस एडवाइस, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सलाह इसलिए है क्योंकि हम इस शब्द को, इस जो ये शब्द है लिबर्टी या फ्रीडम, इसके अर्थ को जब तक हम नहीं समझे तब तक ये कहना कि एक व्यक्ति को बिल्कुल फ्री होना चाहिए बहुत खतरनाक है। फ्री फ्रॉम व्हाट? किस चीज से आजाद? फ्री फ्रॉम अटैचमेंट्स एविडेंटली, तो जो हमारे जो बंधन है उन सब से फ्रीडम। इट इज एग्जैक्टली दैट, इसका मतलब भी वही है। आजाद स्वतंत्र होने का मतलब हमारे जितने भी फाउंडेशन है, जो जिन चीजों ने भी हमें बांध रखा है, हमारे जो चीजें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उन सब से आजाद। इट इज द स्टोरी ऑफ द बुद्धा हु आंसर्स द यंग मैन एक्सपर्ट इन ऑल द आर्ट्स। तो एक कहानी है भगवान बुद्ध की, जो एक बहुत ही यंग व्यक्ति जो कि कला में निपुण थे, उनको बताते हैं। आई एम एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और वो बताते हैं कि खुद के ऊपर मुझे कैसे काबू करना है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इस कला में खुद के ऊपर कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। इफ मेन कॉन्ग्रेचुलेट मी और प्रेज मी, इट लिव्स मी ट्रैंक्विल एंड इनडिफरेंट। अगर लोग मुझे कोई चीज के लिए मेरी प्रशंसा करते हैं या मुझे बधाइयां देते हैं या मेरे बारे में कुछ अच्छा कहते हैं, तो मैं अपनी बिल्कुल एक शांत स्थिति में रहता हूँ और मेरे को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ दे ब्लेम मी, अगर वो मुझसे उनको शिकायत है या किसी प्रकार का वो मुझे दोष भी लगाते हैं, दैट लीव्स मी इक्वली ट्रैंक्विल एंड इंडिफरेंट, तो भी उस परिस्थिति में मैं बिल्कुल शांत और इनडिफरेंट, मतलब बिना कोई अंदर से किसी प्रकार का क्या बोलेंगे
इनडिफरेंट होना भैया एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा? इनडिफरेंट से अप्रभावित या फिर उदासीन। हाँ, तो उस चीज के प्रति किसी भी प्रकार का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना जैसे। तो आगे का पैराग्राफ भी शुरू हुई है या रुक जाए यहीं पर? आवाज नहीं आ रही है। चलो चलते रहो। The only way of being truly free is to make your surrender to the divine entire. और एक ही तरीका है जब तुम बिल्कुल पूर्ण रूप से तुम आजाद या स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब तुम अपने आप को भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करते हो, विदाउट रिजर्वेशन, बिना किसी प्रकार के रिजर्वेशन के, बिना मतलब किसी प्रकार के कुछ भी बचाए बिना। हाँ, because then all that binds you, ties you down, chains you, falls away naturally from you and has no longer any importance. Because क्योंकि जो भी तुम्हें बांधती हैं या जो भी तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं, जितने भी तुम्हारे चेन्स हैं, वो सब तुमसे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं और उनकी कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती। If someone comes and blames, अगर कोई आता है और शिकायत करता है, you may say, oh what authority does he blame me? वो किस कारण, उसके पास क्या अधिकार है कि वो मुझे किसी भी प्रकार का दोष दे? Does he know the supreme will? क्या वो भगवान की इच्छा को जानता है? And the same thing when you are congratulated, और फिर जब तुम्हें किसी प्रकार की प्रोत्साहन या बधाई मिलती है तो भी तुम बिल्कुल वैसे ही रहते हो, क्योंकि तुम उसको इम्पोर्टेंस मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ तुम बिल्कुल उन चीजों को इम्पोर्टेंस महत्व नहीं देते हो। दिस इज नॉट टू एडवाइस यू नॉट टू प्रॉफिट बाय व्हाट कम्स टू यू फ्रॉम अदर्स। दिस इज नॉट टू एडवाइस यू नॉट टू प्रॉफिट बाय व्हाट कम्स टू यू फ्रॉम अदर्स। आई हैव लर्नड थ्रू आउट भैया दिस इज नॉट टू सॉरी भैया वो कुछ घर में दिस इज नॉट टू एडवाइस यू नॉट टू प्रॉफिट बाय व्हाट कम्स टू यू फ्रॉम अदर्स। यह तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रही हूँ कि नहीं, तुम ये नहीं, तुमको इस चीज के बारे में मतलब ये एडवाइस ये नहीं है कि कोई दूसरे आपको क्या कह रहे हैं उससे तुमको प्रॉफिट नहीं करना है। भाई आज आपका कोई काम है, आपने कोई होमवर्क किया, आपको उसमें असेस कर रहा है कि हाँ ये अच्छा किया या ये ऐसा किया। आप जिस जगत में हो, आप ये तो नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहे मैं तो बिल्कुल तटस्थ हूँ या किसी से कोई मेरे को मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसमें सारी चीज़ों में एक चीज़ जो निकल के आ रही है कि आपको धीरे धीरे अपना एक जो स्टेशन है वो अपने डीपर पार्ट में लेना है। अदरवाइज जनरली हम मानसिक नियम बना बैठते हैं कि मेरे को तो अब एडवाइस लेनी ही नहीं है किसी की, अब बेवकूफ़ रह जाओगे। मतलब ये भी आपको कैसे पता चला कि इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि मेरे को एडवाइस नहीं लेनी है? तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे तो भी मेरे को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को कोई ब्लेम करे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको फर्क न पड़ता होगा एज सच? हाँ, पर कोई भगवान कृष्ण को शिशुपाल अगर गाली दे रहा था तो वो क्या कि उसका जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे, या भगवान कृष्ण ने जो एक्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे? तो अगर ये स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर ही लागू उस तरीके से नहीं हो रहे तो हम क्या कोशिश करें इनको प्रैक्टिकल में लगाने की? इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये शब्द अपने आप में जो चीज़ कैरी कर रहे हैं हम उससे हो सकता है कोई दूसरी चीज़ समझ रहे हो। तो ये एक फ्रेमवर्क को विशाल करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट टू एडवाइज यू नॉट टू प्रॉफिट बाई वॉट कम्स टू यू फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आपके पास क्योंकि अगर कान खुले होंगे तो वो अदर्स रह नहीं जाते। आपको जिस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है बाहर से ही तो चीज़ें नज़र आती है, सारा ज्ञान अंदर है तो भी आप शब्द पढ़ते हो, भाषा सीखते हो। चाहे भाषा के पीछे, साहित्य के पीछे जो सुनना है वो आप ही अकेले सुन सकते हो।
उन शब्दों की गहराई में एक व्यक्ति को उसके अंदर वो कहता है ये तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु लास्ट तक भी भागवत पढ़ रहे थे। कितने लोग भागवत पढ़ते हैं पर क्या वहां तक जा पा रहे हैं? किस चीज से? शब्दों से या किस चीज से? वो तो कोई चीज ही दूसरी थी। शब्द तो एक माध्यम थे। धीरे धीरे वो माध्यम भी इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपको जरूरत नहीं है, एक संकेत मात्र से आप सीधे पहुंच जाते हो। तो भी खैर ये बाहर का जगत इस तरीके का बनाया हुआ, आप उसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुरंत में आपकी जो अंदर की जो भी चीजें हो रही है वो तो आप बाहर से ही ग्रहण कर रहे हो। आप तुरंत में जानते नहीं। सपोज इस तरीके से कि सामने पर्दे के ऊपर सारी चीज प्रोजेक्ट करी हुई है, आपके अंदर से कोई भी चीजें हैं, या आपका जो शरीर का तंत्र है वो भी सपोज एक पर्दे के ऊपर सामने आप खुद नहीं देख पाते, तो पर्दे को देख के आप तुरंत में देखते हो हाँ मेरे अंदर ये चीजें हैं। वैसे ही इस जगत के अंदर जब आपके सामने कोई ऐसी चीजें आती है, आपको लगता है कि मैं तो पूर्ण हो गया, पर कोई सामने से अभी भी कोई ऐसी चीज आती है जो आपको लालच दे सकती है, लोभ दे सकती है, क्रोध दे सकती है। कैसे कैसे मूवमेंट्स अराइज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, इसीलिए जब तक आप गंभीर कर्म नहीं करते तब तक सिद्धि हो नहीं सकती। आप कहोगे मैं तो ऑलरेडी जो है समता के अंदर आ गया। अरे भाई आपको कोई समस्या ही नहीं है, समता तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है। जेल में कोई बैठा हो, कोई उसके पास बेचारे के पास ऑप्शंस नहीं हो, तो क्या वो समत्व आ जाता है उसके अंदर जेल में होने से? उसके सामने वो अराइज ही नहीं हो रही सिचुएशंस जिसके अंदर की ये टेस्ट होगा कि अभी समता आई है या नहीं आई है। नहीं तो सारे कैदी समता के अंदर आ गए। I have learned throughout my life that even a little child can give you a lesson. एक छोटा बच्चा भी तुमको कोई पाठ पढ़ा सकता है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों से, देखिए जितने भी नियम आए हैं कोई बड़ी चीजों से थोड़ी आए। इवन आपके, अब न्यूटन का जो आप कह रहे हो लॉ आया, कोई बहुत बड़ी चीज से आया? जिन्होंने भी ऑब्जर्व किया है जगत को, कितना कोई बड़ी चीज से ऑब्जर्व किया? छोटी छोटी चीजें, पर उन्होंने रिलेट किया उसको। आध्यात्मिकता के अंदर कोई अलग से थोड़ी कोई जगत से आता है एज सच, आप रिलेट करते हो। अभी भी आप साइकोलॉजिकली रिलेट करते हो कि पिछली बार मैंने क्या पढ़ा था, आज मैं कैसे समझ रहा हूं, 10 क्लास पीछे मैं क्या समझ रहा था। आप इनको छोटी छोटी चीजें, कोई बाहरी रूप से तो कोई आपको देख के बता ही नहीं सकता कि ये हुआ। वो कहते वैसे के वैसे हो आप तो। नोट दैट ही इज लेस इग्नोरेंट देन यू, बट ही इज लाइक ए मिरर। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर, उसमें आपको कितनी सारी चीजें खुद सीखने मिलती है। अगर आप उस सही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो, तो सही स्पिरिट में हो, तो बच्चा आपको रिफ्लेक्ट करके मिरर की जैसे है, जो आपको दिखा देता है कि आप में पेशेंस है या नहीं है, आप दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। He may tell you something which is not true, but also may show you something that you did not know. You can hence profit a great deal by it if you receive the lesson without any undesirable reaction. तो जो जरूरी उसमें लेसन है, अरे भाई लेसन सीखना मतलब आपके पास 20 चाबियां हैं, सारी लगें ये जरूरी थोड़ी है, पर ये वाली नहीं लगेगी, ये भी लेसन है। आप कहो कि नहीं लेसन तो यही होना चाहिए कि ये वाली चाबी लगेगी, पर 20 चाबियों में से एक लग गई, ये लेसन है कि 19 जो है वो नहीं लगती। आप जीवन में जितनी भी चीजें कर रहे हैं उसमें लेसन आप सारे करने के थोड़ी हैं। उसमें ज्यादातर तो ये है कि इस चीज से ये चीज नहीं होगी। किचन में आप सब्जी के अंदर पर्टिकुलर जो जो चीजें हैं वही डालते हो, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये वाली से नहीं होगी। तेल तो 4 तरीके के पड़े हैं, कौन सा वाला पकाने में काम में नहीं आएगा ये अगर नहीं जानो, तो आप मिट्टी का तेल उसके अंदर कुकर में डाल के चढ़ा दो उसके अंदर, सोचो क्या होएगा। तो क्या वो ज्ञान नहीं है? ये भी ज्ञान जरूरी है आपको। तो ये साथ में लेसन जरूरी है। यू कैन हेंस प्रॉफिट ए ग्रेट डील बाई इट इफ यू रिसीव द लेसन विदाउट एनी अनडिजायरेबल रिएक्शन। तो ये भी कि भी इस टाइम आपको इसमें अनडिजायरेबल रिएक्शन नहीं देना है, तो ये भी एक लेसन है। एवरी आवर ऑफ माई लाइफ आई हैव लर्नड दैट वन कैन लर्न समथिंग, but I have never felt bound by the opinion of others. For I consider that there is only one truth in the world which can know something, and this is the supreme truth. Then one is quite free. और तभी आप सच्चे रूप में फ्री हो सकते हो। फ्री का मतलब
आप जो मूवमेंट जो उस टाइम करना चाहिए वो करने के लिए फ्री हो। अभी तो आपको ये पता नहीं भाई फ्री तरीके से कौन गा सकता है या डांस कर सकता है। हाथ पांव खुले हों, उसको जो भाव आ रहा हो, उसके हाथ भाव भंगिमा सारा उसके थ्रू फ्लो कर रहा हो, उसको फ्री बोलेंगे। आपके हाथ पांव तो चलते हो पर आपके भाव ही नहीं आ रहा हो, वहां ताले लग रहे हो, तो अभी फ्रीडम किसकी? अभी तो फ्री कंसेप्शन ही हमारा खुला नहीं है। आपको अगर समय दे दिया जाए 2 घंटे हैं, कितनी ऊंची कल्पना कर सकते हो। देखिए आपकी कल्पना की उड़ान भी कितनी एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत छोटी उड़ान है वो तो कल्पना की। तो ये एक तो बेसिक समस्या है। एंड इट इज दिस फ्रीडम दैट आई वांट ऑफ यू, फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, all ignorance, all reaction, free from everything except a total surrender to the divine. This is the way out from all responsibility towards the world. The divine alone is responsible. कि एकमात्र हर चीज के लिए परमात्मा रेस्पॉन्सिबल है, मतलब आप उसके प्रति ही आंसरेबल हैं। इसीलिए जो माँ कहती है कि आई बिलोंग टू नो नेशन, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस दैट, मैं किसी चीज को बिलोंग नहीं करती, मैं एकमात्र परमात्मा को बिलोंग करती हूँ। वो सच्ची फ्रीडम है। अरे भाई माँ जो है श्री अरविंद को मिली पहली बार, तो उन्होंने जिस तरीके से श्री अरविंद को अपने आप को समर्पित कर दिया, वो कह रहे श्री अरविंद कह रहे पहली बार मेरे को ये महसूस हुआ कि सच्चा समर्पण क्या होता है। पर एक्चुअल में फिजिकल एक्ट क्या रहा होगा ये बताइए भाई, फिजिकली उसमें क्या चीज रही होगी, क्या किया होगा माँ ने समर्पण के अंदर। तो इसलिए वो तो आंतरिक चीज थी। श्री अरविंद ने कहा ऐसा समर्पण मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या चीज थी उसमें? काम कर लिया होगा, जो भी कुछ किया होगा, पर उस एक्ट इन इटसेल्फ में वो कह रहे हैं पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया। तो आपको कौन रोकता है पूर्ण रूप से देने के लिए? पर क्या हम चाह के ऐसा कर सकते हैं? ताले लग रहे हैं अभी तो, क्योंकि हमारा बीइंग हमारा है नहीं। ये अगर उनको पूर्ण रूप से दे पा रही हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रू फ्रीडम है। आप सच्चे रूप से दे पाओ क्योंकि आप फ्री हो, इसलिए दे सकते हो, नहीं तो आप क्या दे सकते हो? अभी तो रस्साकसी है, एक पार्ट कोई चीज चाहता है, दूसरा पार्ट कोई दूसरी चीज चाहता है। आगे चलें इसमें। कीर्ति दीदी, अब आपके पास टेक्स्ट होगा। कीर्ति दी ये 7th वाला करो। हाँ जी। द फर्स्ट बेसिस इन फॉर्मिंग द आश्रम, आश्रम बनाने का पहला आधार। एजुकेशन इज स्केर्सडोसी, इसका मीनिंग नहीं पता। सेक्रेडोसी ये है पुरोहिताई, जैसे पुरोहित होता है ना। हाँ जी। पुरोहिताई क्या काम है वो ये है, एजुकेशन का मतलब पुरोहिताई। जो पुरोहित तो काम करता है वो एजुकेशन इज अ सेक्रेडोसी। सेक्रेडोसी, हाँ सेक्रेडोसी टीचिंग इज अ सेक्रेडोसी एंड टू बी एट द हेड ऑफ द स्टेट इज सेक्रेडोसी। तो उन्होंने कहा शिक्षा देना और किसी स्टेट का हेड होना, ये सब चीज एक योगी वर्ड भी यूज कर सकते हैं? नहीं, योगी वो तो बाद में माँ ने कहा। ये वास्तव में एक बड़ा ही पवित्र चीज है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर टू स्टार्ट विथ आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्पर्सनैलिटी तो चाहिए ही चाहिएगी। आप उससे डू अवे विथ कर नहीं सकते। एजुकेशन में आप पढ़ा रहे हो, अगर आप वास्तव में वो कर रहे हो, टीचिंग में हो, या कोई हेड ऑफ ए स्टेट है, उसके कोई जो व्यक्ति होगा, देखिए 1000 तरीके के व्यक्ति हैं, लोग हैं, कोई संस्था भी आप चला रहे हो, उसमें अगर आपको उसका मैनेजमेंट दे दिया जाए, कितनी सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ती होंगी, कितने कंसिडरेशंस हैं, लोगों की जो खामियां हैं उनको भी देखना पड़ता है, उनका जो नेचर है, उनका हर चीज देखनी पड़ती है, और जो गोल है उसकी लाइट में, किस लाइट में, जो भी उसका गोल है, जो भी चीज है उसकी लाइट के अंदर आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसमें आगे
Then if the person who fulfills the role aspires to fulfill it in the highest and the most true way, the general condition of the world can become much better. वो बोल रहे हैं कि इसमें फिर जो भी व्यक्ति हो जो इस रोल को फुलफिल कर रहा है या फुलफिल करने की अभीपसा रख रहा है कि मैं अपने बेस्ट अपने हाईएस्ट से मैं इस रोल को फुलफिल करूं, जो मेरे में सबसे उच्चतम है भाग उससे मैं कर तो भी कहती हैं कि संसार की जो आम एक स्थिति है वो जो आज है उससे बहुत बेटर हो सकती है. Unfortunately, most people never think about this at all. They fill their role somehow, not to speak of the innumerable people who work only to earn money, but in this case, their activity is altogether rotten and naturally. तो वो ये कह रही हैं कि पर ऐसा बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है. अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो अपना किसी भी तरह बस मैं ये अपना काम कर दूं जिस रोल में मेरे को रखा गया है, और बहुत सारे जो लोग हैं या तो मैं उसको किसी तरह पूरा कर दूं या उससे मैं पैसा कमा लूं, और उस चक्कर में फिर वो जो कर्म करते हैं जो कार्य करते हैं वो बिल्कुल सड़ा हुआ होता है. और वो मेरा that was my first basis in forming the ashram, that the work done here be an offering to the divine. तो वही वो कह रही है कि जो मेरा आधार था आश्रम बनाने का कि जो हम काम कर रहे हैं वो माँ को भगवान को डिवाइन को अर्पण करने की भावना से करें, ऐसा उनका आश्रम बनाने का आधार था. बिल्कुल ठीक बात है. हालांकि बाद में एक बार माँ ने इसके अंदर आगे और जोड़ा. वो कहती है बचपन से मेरा एक सपना था एक ऐसा स्थान हो जहां लोग मुक्त हों, जो सामान्य चिंताएं हैं परिवार की, अपने भरण पोषण की, सामाजिक जो दायित्व है उनके निर्वहन की, जितनी भी चिंताएं हैं जो व्यक्ति को या जो व्यक्ति कहता है कि ये चीज़ें मेरे को रोकती हैं, परिवार है, समाज है, दायित्व हैं, जो जो चीज़ें हैं. तो मेरा शुरू से बचपन से एक ड्रीम था एक ऐसा स्थान हो जहां इन सब चिंताओं से मुक्त होकर व्यक्ति फ्रीली भगवान की ओर जा सकें. तो ये फुलफिल मैंने किया जब मैंने आश्रम की स्थापना करी. पर अब मैं देखती हूं कि यहाँ वो कोई कारण नहीं है, वो सारे कारण मैंने फुलफिल कर दिए या उनको हटा दिया यहाँ से, जिनके कारण लोग कहते हैं हम भगवान की साइड आना चाहते हैं पर इन कारणों से नहीं आ पा रहे. तो मैंने उनको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी उन दायित्वों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो सारी मैंने उनकी हटा दी. एक ऐसा स्थान जो जहां आपको न पैसे की चिंता है, खाने की, रहने की, पीने की, कोई आपको ऐसी दुश्चिंता नहीं है. तो भी मेरे को ये लगता है कि अभी भी किसी के कोई इतना नहीं है. तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान उनको जिन कंडीशन में रख रहा है, लोग जिस तरीके के हैं उनके लिए वो वैसी ज़रूरी है, इसलिए वो वैसा रख रहा है. क्योंकि आश्रम का फॉर्मेशन करने के बाद भी वास्तव में इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उस बारे में वो बड़ी डाउटफुल थी. तो ये उसके आगे उन्होंने जोड़ा. ये एक चीज़ ये एक्चुअल में दर्शाता है कि हमको ये सारी चीज़ें मिल भी जाएं तो लाभ, हम जो बहाने बनाते हैं कि हम इस स्थान में हैं इसलिए हम भगवान की तरफ नहीं जा पा रहे, ये तो बिल्कुल मिथ्या है. ये इलविल है. माँ उसको कहती है आपकी इलविल है परमात्मा के लिए कि आप उनको कारण बता रहे हो. अरे भाई आप मजबूरन थोड़ी, आपको तो परमात्मा ने सपोज उन कंडीशंस में रखा है, तो आप जहां हो वहां से ही तो आपका रास्ता निकलेगा, तो रास्ता वहां से जरूर निकलेगा. इसमें कोई बात है, अदरवाइज आगे चल सकते हैं. आगे पढ़ूं क्या? हाँ, ये लंबा है तो इसको मैं आप लोगों के लिए फटाफट कर देता हूँ. हाँ, क्योंकि पेज ज़्यादा हैं, ये 2-2.5 पेज करीब हैं. टेक्स्ट आपके पास है, आप अपने टेक्स्ट से जस्ट मैच करते चलिए. द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल हैपनिंग्स
जगत के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे? द कैपेसिटी फॉर विजन्स व्हेन इट इज सिंसियर एंड स्पॉन्टेनियस can put you in touch with events which you are not capable of knowing in your outer consciousness। देखिए, जगत आपको अभी जिस फ्रेमवर्क से नजर आ रहा है, आप बहुत छोटे दायरे से, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि आंख से देख रहे हैं, तो आंखों से भी तो जितना आप देख रहे हैं वो बहुत छोटा ही देख रहे हैं भाई। आंखों का स्पेक्ट्रम मनुष्य का जितना है, और कई ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका ज्यादा है। तो आप ये प्रमाणिक तरीके से कहो कि यही वाला स्पेक्ट्रम जो है उतने से जो दिखता है वो रियल है, ये तो नहीं है। आपके सेंसेस से भी ज्यादा कई डेवलप्ड सेंसेस के पशु पक्षी आपको मिल जाएंगे जगत के अंदर। तो आप जिस तरीके का जगत देखते हैं वही एकमात्र सत्य है, ये तो नहीं हो सकता। विजन्स, इसलिए विजन होना, दर्शन होना कोई चीज, विजन खाली दर्शन मतलब कोई रूप दिखना वो नहीं। अरे भाई, कोई रियलिटी का साक्षात्कार हो गया आपको। When it is sincere, अब ये इसके ऊपर आ गई। ये मैंने पहले भी कहा था कि आपका ध्यान है, चिंतन है, वो सारे इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप सिंसियर हो या नहीं हो। अगर आप सिंसियर हो तो आपके लिए कोई भी चीज जो है वो उपयोगी हो सकती है, नहीं तो कोई भी चीज आपके लिए वैसी ही उपयोगी है जैसे मृतदेह के अंदर के ऊपर कोई आभूषण आप पहना रहे हो। इनफैक्ट उससे भी बुरी है। वो आभूषण तो शायद उस मृतदेह को कोई डेकोरेट कर देंगे, पर ये तो बहुत नुकसानदायक है। अगर इनसिंसियरिटी है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कई लोग जो ये सोचते हैं कि भी हम कर्म नहीं करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं अपनी मूर्खताओं को परपिचुएट करने का। तो द कैपेसिटी फॉर विजन्स व्हेन इट इज सिंसियर एंड स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियसली वो आ रही हो, क्योंकि आप अगर चाह के ये कर रहे हो कि मेरे अगर ये फैकल्टी डेवलप हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए लालायित हो, तो सच्ची चीज जो है उससे हटके आपकी सिंसियरिटी, माँ के चरणों में जो आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो केंद्रीकरण तो आपका इन जो आपको जो चीजें लग रही है बड़ी एंटाइसिंग, बड़ी ऐसे आकर्षित करने वाली, उनके ऊपर है। पर अगर ऐसा हो, स्पॉन्टेनियसली आपके साथ होता हो और आप सिंसियर हों, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ तो जगत जिस तरीके से रिवील करता आपको कर ही रहा है। आपको खाली सचेतन होने की जरूरत है कि आप किस तरीके से जगत को देखते हैं, आपके फ्रेमवर्क से कैसे आपके चीजें आती हैं बाहर से। There is a very interesting fact. It is that somewhere in the terrestrial mind, somewhere in the terrestrial vital, somewhere in the subtle physical, one can find an exact, perfect, automatic recording of everything that happens। क्योंकि जो इस जगत में हो रहा है उसका एग्जैक्ट कॉपी आपको कहीं ना कहीं जो जगत की जो वाइटल है उसमें, या सटल फिजिकल है उसमें, क्योंकि आपके अगर विचार भी आता है तो कहीं से तो आता होगा। आपका अगर मकान बना है तो आप जानते हैं कि वो बिना विचार के तो बना नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके विचार को पढ़ना जानता हो वो तो आपके नक्शे को पहले ही देख सकता है। माँ ने मातृ मंदिर का तो पहले ही ध्यान में देख के बता दिया था कि ये ऐसा है। उन लोगों को तो बहुत समय लगा, वो तो कह रहे ऐसी तो कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सकने का तो प्रश्न ही नहीं है, मैंने देखा है इसको। तो अब बताइए, उस टाइम तो था ही नहीं मातृ मंदिर या कोई ओरोविल की तो ऐसा कोई कल्पना परिकल्पना तक में नहीं था। वो माँ को वो दिख गया क्योंकि एक जगत के अंदर वो रियलिटी था। तो जो लोग क्रिएट करते हैं जगत में, वो वही लोग होते हैं जो इन चीजों के प्रति खुले होते हैं, वो इन रियलिटीज को जानते हैं, इसलिए यहाँ संसिद्ध करते हैं। अरे भाई, जो बंधा हुआ है यहाँ सामान्य अपनी इससे आंख से, कान से, इन इंद्रियों से, या अपनी एक छोटी सी चेतना से, वो बेचारा बंधा हुआ, वो क्या करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा। उसको तो जैसे आज टीवी ने रात को बताया वो वैसे ही धुन गुनगुनाने लगेगा। आज टीवी कहेगा ऐसा माहौल है, वो दूसरे सबको ज्ञान बांटने लगेगा कि ऐसा माहौल है, पर कि ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति इन चीजों के प्रति खुला है, इसीलिए आध्यात्मिकता हमको धीरे धीरे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ श्री अरविंद को पढ़ने से हम इन चीजों के प्रति खुल जाते हैं सहज रूप से, सोचे समझे बिना एक ऐसे विशालतर जगत के प्रति खुल जाते हैं
तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है आपके वाणी से, आपके कर्म से, मानसिकता से। इसलिए आप नई चीज क्रिएट कर सकेंगे। इट इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल मेमोरी वन कैन इमेजिन, विच मिसेज नथिंग, फॉरगेट्स नथिंग, रिकॉर्ड्स ऑल। इसीलिए अभी वो कह रहे हैं कि गीता भी जो है, वो तो साइंस तो कोशिश कर रही है ऐसे डिवाइसेस बनाने की जो वापस उस वाणी को, कि वो कह रहे हैं स्पंदन कभी मिटते नहीं, पर ये सटल चीज है कि एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें रहती है, सारी चीजें, अर्थ का जो है पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर कोई उसमें जा सके। इसलिए योगियों को ये उपलब्ध थी। अगर वो ऐसा न हो तो वो कैसे जाने कि 7 प्रलय हो गई या 6 प्रलय हो गई, क्योंकि वो जानते हैं, वो उसके पास्ट मेमोरी में जा सकते हैं, अर्थ की जो खुद की रिकॉर्डिंग है उसमें जा सकते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू एंटर इनटू इट, यू कैन गो बैकवर्ड, और पीछे जा सकते हो। माँ ने बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स दिए हैं पीछे के। वो कह रहे हैं एक समय ऐसा था जब कोई परवर्सिटी नहीं, संसार पूरा सामंजस्य में था, सुंदर था। तो वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स में जा सकते हैं पीछे। यू कैन गो फॉरवर्ड, और अगर पीछे जा सकते तो आगे भी जा सकते हो। एंड इन ऑल डायरेक्शंस, and you will have the memory of all things, not only of things of the past, but of things to come, for everything is recorded there. In the mental world, for instance, there is a domain of the physical mind, which is related to physical things and keeps the memory of physical happenings upon earth. धरती के ऊपर जो जो घटा, उसकी भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। It is as though you were entering into innumerable vaults. जो कई ये जो साइंस फिक्शन की मूवीज होती है जिसमें आपकी इन्यूमरेबल वॉल्ट्स हैं, और एक एक वॉल्ट जो है वो आपको एक एक जगत के अंदर प्रवेश देता हो, वन फॉलोइंग अनदर इनडेफिनिटली, एंड दीज वॉल्ट्स आर फिल्ड विथ स्मॉल पिजन होल्स, वन अबव अनदर, विथ टाइनी डोर्स, छोटे छोटे द्वार हैं उसके। देन इफ यू वांट टू नो समथिंग, एंड इफ यू आर कॉन्शियस, you look and you see something little like a small point, एक छोटा सा point आपको नजर आता है, a shining point. You find that this is what you wish to know and you have only to concentrate there and it opens. माँ इस तरीके का कह रही है, ये हम जिस प्रक्रिया से जाते हैं, थोड़ा सा अगर कोई भी इस प्रक्रिया से गया है, जो थोड़ा सा अवेक है अपने अंदर, एग्जैक्टली भाई डिस्क्राइब तो करे, कोई सिमिली माँ ने यहाँ दी है, कोई रूपक यहाँ दिया है। हम हो सकता है कि कोई स्तर के ऊपर ये ऐसा करते हों थोड़े रूप में, तो ये एक ऐसा रूपक माँ दे रही है। And when it opens, there is a sort of an unrolling of something like extremely subtle manuscripts. छोटी छोटी manuscripts के रूप में वहाँ अंकित हैं। But if your concentration is sufficiently strong, you begin to read as though from a book. फिर आप उसमें से पढ़ लेते हो, किसी का पास्ट लाइफ क्या थी, किसी का क्या होना है, कैसे नहीं होना है। ये सारी विद्याएं भारतीय संस्कृति में पहले बहुत कल्टीवेटेड थी। And you have the whole story in all its details. There are thousands of these little holes, you know. When you go for a walk there, it is as though you were walking in infinity. And in this way, you can find the exact facts about whatever you want to know. But I must tell you that what you find is never what has been reported in history. ये एक बड़ी गंभीर बात है। हिस्ट्री में जो बताया गया है, वास्तव में अगर आप जा पाते तो आप देख पाते कि हिस्ट्री में जो बताया गया वैसा तो कुछ था ही नहीं। भाई आप अगर वास्तव में सिंसियरली भी रिपोर्ट करना चाहें श्री अरविंद की माँ की जीवनी, जैसे अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में देखिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। कितने जने हैं उन्होंने कोशिश करी उनकी बायोग्राफी लिखने की, वो श्री अरविंद कह रहे ये क्या किया, ये तो फैक्चुअली रॉन्ग है। आप पढ़िए, 36वां वॉल्यूम है, ये 36वां है या शायद 36वां ही होना चाहिए। तो उसके अंदर जो वो बोल रहे हैं उसमें से जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप देखिए श्री अरविंद के सामने जो उनकी बायोग्राफी लिख रहे हैं,
श्री अरविंद कह रहे ये क्या किया, ये तो फैक्ट्स ही नहीं है, कहाँ से लिया है तुम ऐसे इस तरीके के फैक्ट्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे चीज़ें सीखने मिलती है कि हम जो हिस्ट्री के बारे में, हाँ ये 36 वॉल्यूम ही है, इसमें जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो बड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम जिस तरीके से हिस्ट्री को समझते हैं या जो पढ़ते हैं सारे दिन, वो वैसी नहीं है। इंदिरा देवी को जो बताया अपने जीवनी के बारे में इन्होंने, मीराबाई ने, वो तो बिल्कुल अलग जीवनी बताई है जो सामान्य जीवनी हम पढ़ते हैं, वैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए जो हिस्ट्री हम रिपोर्टेड जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हैं, या एक्चुअल में उस जगह जा पाए तो हम पाएंगे कि ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। हिस्ट्रीज आर ऑलवेज प्लान्ड आउट, हमेशा ही प्लान्ड आउट होती हैं। अब आप ये देख लो कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो क्या है, इनफैक्ट वो तो प्लान्ड नहीं है, वो तो इनफैक्ट वो तो परवर्टेड है, वो तो आपके दुश्मनों ने करी हुई है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए सिंगल हिस्टोरिकल फैक्ट। अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा, देखिए, एक हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसा नहीं है विच इज़ लाइक हिस्ट्री, जो कि इतिहास हो, ऐसा एक फैक्ट मेरे को तो आज तक नहीं मिला। माँ कह रही है दिस इज नॉट टू डिस्करेज यू फ्रॉम लर्निंग हिस्ट्री बट थिंग्स आर लाइक दैट। इसीलिए हिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़ना चाहो तो सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट अगर पढ़ो श्री अरविंद का, और वो कैसे हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, मतलब जो श्री अरविंद ने काम किया है उससे ही एकमात्र आपको परिप्रेक्ष्य मिलता है। न तो आप जगत को जानते हो, न आप इतिहास को जानते हो, न संस्कृतियों में क्या हुआ है वो कुछ भी आप नहीं जानते हो। तो आध्यात्मिकता तो दूर छोड़ो, आप जिस जगत में रह रहे हो उसके बारे में भी आप नहीं जानते हो, अगर आपको कोई राइट पर्सपेक्टिव न हो तो। इसलिए श्री अरविंद को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवेंट्स हैव बीन क्वाइट डिफरेंट from the way in which they have been reported, and for a very simple reason, the human brain is not capable of recording things with exactitude। और ये ही होमवर्क करवाने के पीछे मेरा एकमात्र कारण है जो कुछ लोग पसंद नहीं करते। अब मेरे को ये बताइए, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी क्या वो एमिनेंट नहीं थे, क्या वो तटस्थ नहीं थे? कितने एमिनेंट लोग होंगे श्री अरविंद की जो बायोग्राफी लिखने का अटेम्प्ट कर रहे थे, क्या वो एमिनेंट नहीं थे? क्या वो वेल इक्विप्ड नहीं थे लैंग्वेज से, या वो कोई फैक्ट्स गलत रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे? और खोल के देखो आप, शुरू के पेजों में ही आपको पता चल जाएगा कि वो श्री अरविंद तो कह रहे थे रे मत लिखो, ये अटेम्प्ट मत करो, मेरे को मत मारो भाई, क्यों क्या कर रहे हो भाई। हिस्ट्री इज बिल्ट अपॉन मेमोरीज एंड मेमोरीज आर ऑलवेज वेग। अगर मेमोरी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सामने प्रत्यक्ष भी आप देख के लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? श्री अरविंद आपके सामने बैठे हों, माँ एक तो उनके बारे में कह रही हो कि ये परम प्रभु हैं, और एक कोई सामान्य व्यक्ति बोल रहा हो, तो कौन से का किसको मानोगे आप? ये तो दो अलग अलग अकाउंट हो गए। रामकृष्ण जी को कोई एक सामान्य व्यक्ति देख के उनके बारे में विचार करेगा, और एक जो उनकी बायोग्राफी जो महेंद्र नाथ जी ने लिखी है, उन्होंने लिखी है, या कोई उनके बारे में विवेकानंद जी कहेंगे, ये तो बिल्कुल अलग अलग अकाउंट है। तो क्या वो सारों की दृष्टि अलग अलग थी, मतलब फिजियोलॉजिकली क्या आंखें अलग थी? सारे सिंसियर लोग थे। तो ये हमको सोचने को मजबूर करता है कि जगत हमको जिस तरीके का दिख रहा है वो वैसा है नहीं, थोड़ा डाउट करने की जरूरत है। इफ यू टेक फॉर एग्जाम्पल रिटन मेमोरीज, he who writes chooses the events which have interested him, what he has seen, noticed or known, and that is always only a very small portion of the whole। ये तो एक चीज हो गई कि आप पूरी चीज को तो फैथम कर ही नहीं सकते, कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं सकते, वो एक चीज है। When the historian narrates, the same thing happens as with dreams। जैसे सपने के साथ होती है वही हिस्टोरियन करता है। सपना आप ऐसे धारा प्रवाह बताते हो कड़ी दर कड़ी, जैसे कोई उसी रूप में आया हो, जबकि वैसा होता नहीं। डिपेंड करता है आप कितने अवेक हो, कितने नहीं हो। Where you take one point, then another, and at last you can have an almost exact vision of what has taken place, and with a little imagination you fill up the gaps। और अपनी इमेजिनेशन से आप गैप फिल कर देते हो। But historians relate a continuous story between the events or moments
there are gaps which they fill up as best they can, or rather as they wish. जैसा वो चाहते हैं वैसी हिस्ट्री आपको वो प्रेजेंट कर देते हैं according to their mental, vital and other preferences. And what comprises the history you are made to learn, and that comprises the history you are made. और वो ऐसी हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाई सिखाई जाती है कि भाई ये हिस्ट्री है. The same story narrated in one language and in another, in one country or in another, you cannot imagine how comic it is. कैसा हास्यास्पद है ये. अगर अभी सपोज ये क्लास हो रही है, आप सारे इसका एक सिनोप्सिस लिखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने कहा उसको मिलाने की कोशिश करो. ज्यादा लंबा नहीं, एक सिनोप्सिस, उसकी एक पैराग्राफ लिखो कि ये क्या क्या है, इस क्लास में क्या क्या बात हुई. आप देखेंगे आप सबका अकाउंट कितना अलग अलग है, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल होने के बावजूद भी. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इफ वन ऑफ द कंट्रीज इज इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ इट्स वैनिटी, its prestige. And finally, the two pictures presented to you are so different that you could believe that two different things were being spoken about. It is unbelievable. But I have noticed that even for altogether external concrete facts, where there is no question of evaluation, it is still the same thing. अगर कॉन्क्रीट फिजिकल फैक्ट्स की भी बात हो तो भी यही बात है. साइकोलॉजिकल की तो बात ही अलग छोड़ो, जहां तक फिजिकल फैक्ट्स की भी बात है तो भी ये हमारी लिमिटेशन है मनुष्य जाति की, और फिर भी हम सेल्फ श्योर हैं. अरे थोड़ा डाउट तो करना ही चाहिए. नो ह्यूमन ब्रेन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए थिंग इन इट्स टोटलिटी. इवन द मोस्ट स्कॉलरली, द मोस्ट लर्नेड, इवन द मोस्ट सिंसियर पर्सन does not see a subject and especially many subjects totally. आप कर ही नहीं सकते. जब गीता के अंदर ही कितने कितने दिग्गज जो हमारे हुए हैं, अग्रणी हुए हैं, शंकराचार्य जी उसके अंदर से एक फिलोसॉफी निकालते हैं, दूसरे जने दूसरी फिलोसॉफी निकालते हैं. तो अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, और गलत नहीं है, वो सारे जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं पर एकमात्र नहीं है, तो श्री अरविंद कहते हैं मेरे को ये सारों के एक्सपीरियंस है, इनसे भी और बहुत आगे के एक्सपीरियंसेस हैं. तो यही कह देना कि गीता एकमात्र इस चीज का प्रतिपादन कर रही है, ये गलत है. इसका भी प्रतिपादन कर रही है, वहां तक ठीक है कि वो अद्वैत बता रही है, वो कर्म के ऊपर जोर दे रही है, वो भक्ति के ऊपर, पर सबसे ज्यादा वो लोग तो एक श्लोक ले लेते हैं कि इसी के ऊपर जोर दे रही है. अरे भाई क्या बात हुई. ही विल से व्हाट ही नोज, what he understands, and all that he does not know, all that he does not understand is not there. And this absolutely changes everything. But if you can acquire this capability of entering into the terrestrial memory, अगर आप terrestrial memory में enter कर सको, I assure you it is worth the trouble. It is quite different from yoga. यही मैंने अभी कहा था ना कि ये तो एक चीज ही अलग है. इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए स्पिरिचुअल लाइफ, फॉर दैट यू मस्ट हैव ए स्पेशल एबिलिटी. ये बात तो मैंने पहले ही कह दी भी, इसमें तो कोई स्पिरिचुअलिटी की भी बात नहीं है. इसीलिए श्री अरविंद को पढ़ना एक मस्ट हो जाता है अगर आप हिस्ट्री को भी जानना चाहते हो. आप अगर अर्थ का प्रोग्रेशन जानना चाहते हो तो उनके अलावा आपको एक परिप्रेक्ष्य मिल ही नहीं सकता. आप कोई पुराण को, वेद को, किसी को भी पढ़ना चाहते हो तो एकमात्र परिप्रेक्ष्य आपको श्री अरविंद से ही मिलता और कहीं मिलता ही नहीं है. फॉर एवरीथिंग आई वुड रिपीट इट टू यू इटर्नली इफ आई हैड द टाइम. फॉर एवरीथिंग वन मस्ट बी एब्सोल्युटली सिंसियर. सिंसियरिटी अपनी एकमात्र जो है वो धुरी है, अपनी एकमात्र जो हमारी जो लैचपिन है, जो सेंटर है हमारा, जिसके ऊपर सारी चीज धुरी जो घूम रही है, वो सिंसियरिटी है. इफ यू आर नॉट सिंसियर यू विल बिगिन बाय डिसीविंग योरसेल्फ एंड ऑल योर एक्सपीरियंसेस विल बी वर्थ नथिंग एट ऑल. आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी काम के नहीं है. इसीलिए वास्तव में देखिए कितने लोग हैं कह रहे हम माँ की वाणी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं
भाई कितने लोग जो चाहते थे कि हम इसमें गहन अध्ययन करेंगे, वो कितने इसमें रह पा रहे हैं, आप खुद देख लो, क्योंकि वो चीजें सामने कभी सरफेस पे आने का उनको मौका ही नहीं मिला। वो ऐसी सी चीजें हार्बर कर रहे हैं अपने अंदर। कोई एक पार्ट जरूर है जो माँ से प्रेम करता है, और अगर ये बात करी जाए कि ये गंभीर चीज है, तो वो कहते नहीं, इतनी पेचीदगी हमारे अंदर नहीं है। अरे पेचीदगी की क्या बात है? पेचीदगी आपको जहां व्यापार में चाहिए, वो तो पूरी पेचीदगी आप लगाते हो। आपको किस किस तरीके से जीवन में अभी पेचीदगी आप लगा रहे हो, इनफैक्ट वो तो आपको बिल्कुल निश्चल बना देगा, उसमें पेचीदा नहीं रहेगा। पेचीदा क्या है इसमें? आप माँ से प्रेम करते हो, आप श्री अरविंद को पढ़ते हो, तो ऑब्वियस सी चीज लगती है, पेचीदा तो अब है। पर इतनी मक्कारी होती है आदमी के, वो कहता है नहीं नहीं, ये तो बहुत माँ का थॉट है, बड़ा इन्वॉल्व है, तो अब कैसे, हम तो ये नहीं कर सकते। श्री अरविंद का थॉट बड़ा इन्वॉल्व है। अरे पर इन्वॉल्व है, पर क्या मतलब हुआ? इन सारी चीज इन्वॉल्व है। बट इफ यू आर सिंसियर and by discipline, for it is not easy, you succeed in entering this mental memory of the world, you will make discoveries which are really worth the trouble. तो ये एक ऐसी चीज है जो वर्थ द ट्रबल है। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में एक चीज मेरे को ध्यान आई, जो आप लोग इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये भारत की जो बात है, हमारी संस्कृति जिस तरीके से हमको प्रेजेंट करी जाती है, तो एक व्यक्ति ने कहा इसके विषय में, वो मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। हाँ, ये है ये एक व्यक्ति था जिसने भाषण दिया, कहाँ? आईआईटी मुंबई के अंदर। वो एक जगह कोट करते हैं, एक बात वो कोट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कही है उसको, ऑल हिस्ट्रीज, जितनी भी हिस्ट्री हैं, आर एलेबोरेट एफर्ट्स एट मिथ मेकिंग, कहानियां गढ़ने का एलेबोरेट एफर्ट है, जितनी भी संसार की हिस्ट्रीज हैं वो। इफ वी मस्ट कंटिन्यू टू लिव विथ मिथ्स, अगर हमको मिथकों के द्वारा या कहानियों के द्वारा ही जीना है, जैसे आपको कहानियां बताई जाती हैं कि पहले ये चीजें आई, आपको इन लोगों ने शासन किया भारत के ऊपर, भारत ऐसा देश है, उसकी संस्कृति ऐसी है, अगर इन कहानियों के द्वारा ही जीना है आपको, जैसा कि हिस्ट्री में जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि पहले ये राज्य आया, ये साम्राज्य आया, ये सारी चीजें आई। इफ वी मस्ट कंटिन्यू टू लिव विथ मिथ्स, अगर हमको मजबूरी हो कि मिथ्स के साथ ही हमको रहना है, मतलब कहानियों के साथ ही रहना है, हाउएवर, तो इट इज फार बेटर वी चूज टू लिव बाय दोज ऑफ आवर ओन मेकिंग, तो वैसी के द्वारा तो जियो जो हमारी खुद की बनाई हुई हो। विदेशी आक्रांता आके आपको कहानियां बता रहे हो कि आप तो ऐसे, आपकी संस्कृति ऐसी ज्यादा दखियानुसी थी, आपके वेद हैं वो पोंगापंथी हैं, आपकी आध्यात्मिकता है वो ऐसी है, तो आप ये देखिए कि जिस चीज का हम प्रयास कर रहे हैं, फिजिकल प्रोस्पेरिटी का, वो तो मतलब अकल्पनीय थी। जिन मंदिरों की और की हम आज रचना देखते हैं, वो कल्पना से परे हैं। हमारे पास विज्ञान वगैरह सब होने के बाद भी हम सोच नहीं सकते कि उन्होंने कैसे बनाए होंगे वो, पर क्योंकि वो तो फिजिकल चीजें हैं जो हमको नजर आ रही हैं, जो चीजें व्यक्ति के साथ ही चली जाती हैं वो तो हमको पता ही नहीं।
कि वो क्या निधियां लेके चला गया। अरे भाई कोई व्यक्ति हिमालय के ऊपर बैठा है, को महान उसने रचनाएं या महान विचारों की संरचना उसने करी हो, पर उसको तो हम ट्रूथ तो मानते नहीं, क्योंकि हमको तो आंखों से दिखती नहीं वो। तो जो चीज आंखों से हमको दिख नहीं रही, वो व्यक्ति अपने साथ लेके चला गया हो, जो चीज श्री अरविंद के साथ चली गई हो सपोज, और माँ ने जो क्रिएट किया सपोज, वो हमको आंख से वो क्रिएशन जो दिखता है वो तो बहुत छोटा है उस तरीके से। तो अगर हमको कहानियों के द्वारा ही जीना हमारी मजबूरी है, तो कम से कम वो कहानियों के द्वारा तो जियो जो हमारी खुद की बनाई हुई हैं, रादर देन बाय दोज इन्वेंटेड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पजेज। जितनी भी कहानियां आज टेक्स्ट बुक्स में तुमको सुनाई जा रही हैं, कुछ भी है, तो अगर आप मूव्ड हो इस चीज से, तो ये करने लायक काम है। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए एक सही दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत करना चाहिए। पहले तो हमारे खुद के जीवन को हम कृतार्थ पाएंगे, धन्य पाएंगे, अगर हम माँ की लाइट में जी पाए, और आने वाली जो संतति है उसके लिए हमें एक सही मार्ग तो देंगे। उसको ये तो बताएंगे कि तुमको जो एक नीचा देखते हो तुम अपनी संस्कृति के प्रति, वो वैसी नहीं है। आप जितना भी उसके बारे में बड़ाई कर सको वो कम पड़ेगी। ये भान आ जाना चाहिए, ये हिस्ट्री है। पर अभी कुल मिला के अपनी सारी चीज सेंटर्ड है सिंसियरिटी के ऊपर, क्योंकि ये तो एक स्पेशल फैकल्टी की बात है। अगर आप में हो पर इसके लिए कोई एस्पायर करे व्यक्ति, इनफैक्ट श्री अरविंद को आप पढ़ोगे तो आपको ये मूवमेंट्स आप इस तरीके से मानसिक स्तर के ऊपर भी देख सकते हो। अच्छा, जगत ऐसा हो रहा है, आप अपने जीवन के ऊपर एक विहंगम दृष्टिकोण से देख सकोगे, आप ऊपर से चीजों को देख सकोगे। अरे भाई श्री अरविंद के साथ अब आप ऊपर उठ जाएंगे, जब आप स्पेस क्राफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो धरती आपको दूर से नजर आती है ना। पहली बार जब स्पेस में गए तब धरती नजर आई, अच्छा इसकी शेप ऐसी है। तो जब श्री अरविंद के माँ के साथ आप गहराई में जाते हो, जब आप उड़ान भरते हो, आप ऊपर जाते हो, आप और अलग स्तरों के ऊपर जाते हो, तब आप सारी चीज के ऊपर एक गहरी दृष्टि रख सकते हो, एक व्यापक दृष्टि रख सकते हो। जैसे जूम लेंस है आपका, एक वाइड लेंस का है, वो ज्यादा आपके ले सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो चीज तो है ही। तो जैसे ही आपको ये पर्सपेक्टिव दिया माने ये, तो चीजें क्या चेंज हुई, अभी अपने तो उसी जगह पे बैठे हैं, सारे के सारे स्थान भी वही है, हमारी सारी चीजें भी वही है, वैसी की वैसी है। क्या चेंज हुआ, नजरिया तुरंत चेंज हो गया। हमारा देखने का जितना गहराई से हमने इस चीज को फील किया, हम चेंज हो गए इसके अंदर। हाँ जी, अब इसमें कोई बात, कीर्ति दीदी। अभी इसको सबको डाइजेस्ट करेंगे। मेन मुद्दा है सिंसेरिटी, पर जो ये हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा ये है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के लिए अपन ने एक जो काम किया है भारतीय संस्कृति के ऊपर, अपनी एक कमेंट्री चल रही थी, शायद आप जानते भी हो, एक कमेंट्री उसके ऊपर अपना काम चल रहा था। अपना एक पब्लिकेशन है भारतीय संस्कृति के ऊपर, उसके इनिशियल जो चैप्टर्स हैं 3, उसके ऊपर कमेंट्री हिंदी में तो तैयार है बिल्कुल प्रेस में जाने के लिए। वो करीब 450 पेजेस की है। अभी उसका इंग्लिश के अंदर भी रूपांतरण चल रहा है। वो आपको बताएगा कि ये वास्तव में उसकी गहराई में कैसे प्रवेश करें, हम कैसे देखें सारी चीज को, जो भी इस संस्कृति को लेके जो उसके मूलभूत प्रश्न हैं। ये नहीं कि इस काल से लेके इस काल तक ये साम्राज्य रहा या ये रहा। अरे भाई वहां शब्दा की डिटेल्स पौंडीचेरी में वो जानने की बजाय पौंडीचेरी आश्रम किस आधार के ऊपर टिका है, मां श्री अरविंद की फिलोसॉफी क्या थी, उस लाइट में आप एक एक चीज को सही स्थान पे रख पाएंगे, और कौन सी चीज किस क्रम से आई वो आप बिल्कुल स्पष्टतः जान जाएंगे। तो वैसे ये पर्सपेक्टिव आपको इस पूरी संस्कृति का, कि इसमें ये चीजें क्यों हैं, व्रत है, त्योहार है, मूर्ति पूजा है, या जो वास्तव में इसका काम क्या है, इसकी आर्ट्स जो है वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रही है, हो क्या रहा है इसमें, वो एक एक चीजें, और कैसे आई है, उसका आधार क्या है। जो इतने धर्म एक एक जगह जगह, मतलब आप कोई भी सीरियल भी उठा के देख, कोई भी एपिसोड उसका रामायण का महाभारत का उठा के देखोगे, तो उसमें कहेगा भाई का ये धर्म है, इसका क्षत्रिय का ये धर्म है। कुंभकर्ण को उन्होंने उठाया रावण ने, तो वो भी रावण को ये जाके कह रहा है कि आपको नारायण नजर नहीं आया, आपने ये क्या किया, पर हाँ मेरा धर्म ये है कि जो भाई है
अंतिम समय तक उसकी रक्षा करना, और उसका जो वचन है उसके लिए अपने प्राण की आहुति तक दे देना। बताइए कैसे उनको राक्षस के मुंह से ऐसे आप वो कल्टीवेटेड देख रहे हो, ऐसे धर्म कैसे उन्होंने किए होंगे। लोग कहते हैं ये तो खाली साहित्य है, रियलिटी नहीं है। आप लिखो साहित्य, आप कल्पना की उड़ान लेके जाओ, वो जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी साहित्य की उड़ान देखो कहां तक जाती है। वो तो अपने सेंसुअलिटी से ऊपर जा ही नहीं रहे। अरे भी वाल्मीकि की उड़ान देखो और एक शेक्सपियर की उड़ान देखो, कवित्व शक्ति कितनी भी विशाल हो सकती है, पर उसके कैरेक्टर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, जीवन की सेंसुअलिटी से ऊपर जा ही नहीं रहे। और यहां सेंसुअलिटी भी अगर आपको कालिदास में नजर आती है तो भी वो कहां उसको किस रूप में लेके चला जाता है, वो सारे के माध्यम से कोई डीपर इश्यूज के ऊपर ले जाता है। और वो कवित्व शक्ति के मतलब आपके हाथ में बड़ी कारीगरी है, पर कारीगरी होके भी आपका जो कंसेप्शन है बड़ा छोटा है। क्या क्या निर्माण करोगे आप। और वही है, किसी दूसरे की कारीगरी भी और कंसेप्शन भी जबरदस्त है। तो यही बात हम पहले उसमें कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें कर रहे थे। स्नेहा कोई बात है इसमें? नहीं भैया।